इस हफ्ते के आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेडिंग एक्शन बढ़िया मूड माहौल बना हुआ है बाजार का। 16,200 के करीब निफ्टी होल्ड कर रहा है। देखते हैं कि क्लोजिंग में और ऊपर जाते हैं बाजार या आती है थोड़ी मुनाफा वसूली। नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार और मैं हूं नेहा आनंद। और अब यही देखने वाली बात होगी कि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन की मजबूती दिखाने के बाद क्या हमारी क्लोजिंग यहां पर पॉजिटिव नोट पर होती है। और दीपांशु, यही सबसे बड़ा सवाल है। सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे थोड़ा यही डर लग रहा था कि जिस तेजी के साथ शुरुआत हुई, कहीं थकान ना आ जाए मार्केट में, लेकिन इसने होल्ड करके रखा है डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी ग्लोबल संकेतों को लेकर है थोड़ा असमंजस बना है। तो अब बड़ी बातें क्या है, जरा ये फटाफट बता दीजिए। बढ़िया एक्शन बन रहा है। ये पूरा हफ्ता ही एक्शन पैक्ड रहा है और बाजार भी अच्छे मूड माहौल में। तो आज की अगर आप बड़ी बातों की बात करें तो तेजी का हैट्रिक, यही सबसे बड़ी बात है। 16,200 के करीब निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है इस समय। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी बनी हुई है इस पूरे हफ्ते। इनफैक्ट पिछले हफ्ते के एंड से ही हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी की लीडरशिप बरकरार है। 35,000 के ऊपर इस समय बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। एफएमसीजी, फार्मा और प्राइवेट बैंक्स, यहां पर आ रही है आपको खरीदारी और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी यही स्पेस बाजार को दे रहा है। उसके सामने मेटल्स, यहां पर कल की तेजी के बाद आज वीकनेस बनती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट शेयर्स, यहां पर भी कल अच्छा एक्शन था, आज आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। ग्लोबल बाजारों की बात करें तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। वैसे यूएस में 4 दिनों से तेजी थी। डाउ फ्यूचर्स हल्की फुल्की गिरावट दिखा रहा है। आज जॉब्स डेटा उनका आने वाला है तो वो एक इंपॉर्टेंट संकेत रहेगा। और यूरोप के बाजार, यहां पर आपको मिला जुला कारोबार दिख रहा है। आइए, किस तरह से बनानी है आपको आखिरी 1.5 घंटे की रणनीति, क्या है बाजार पर नजरिया, किस तरह का रह सकता है एक्शन। एक बार अनिल जी से भी इस पर बात कर लेते हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। अच्छा मूड माहौल है। 16,200 के आसपास ही काफी समय से ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल 50 अंक ऊपर 16,185 पर निफ्टी है और 125 अंकों की तेजी के साथ 35,050 पर बैंक निफ्टी। थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, थोड़ा मेटल्स में मुनाफा वसूली है। कैसे देखते हैं बाजार के एक्शन को सर? देखिए दीप, वैसे तो ठीक है, लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। डाउ फ्यूचर्स आपके लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो फ्रेश खरीदारी बहुत आएगी इसकी संभावना कम है। लेकिन बाय फ्लोज है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, निचले स्तरों से रिकवरी और आपको खरीदारी भी आती दिखेगी। तो सिंपल ये है कि आपको 16,200 के आसपास के लेवल पर नजर रखिए। 16,200 के ऊपर हैं आप बेहतर हैं, 16,200 के नीचे तो थोड़े से कोशिश हैं। सो अल्टीमेटली जो आपके लिए बढ़िया खरीदारी की जगह बनेगी वो नीचे 16,050 के आसपास होती है, थोड़ी दूर है। तो मेरे ख्याल से सपोर्ट लेवल थोड़ा सा दूर है। ऊपरी स्तरों पर अगर 16,250 से 16,300 की रेंज में निफ्टी आता है तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके सोमवार का इंतजार करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 35,000 के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन थोड़ा सा अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ भी निचले स्तरों का इंतजार करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी अगर वापस से आपको 35,175, 35,275 की रेंज आता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इस प्रॉफिट बुकिंग करने की 2 वजह है और वो दोनों ही वजह बाहर की, अपनी नहीं है। पहला तो ये कि डॉलर इंडेक्स आपका फिर से $107 के ऊपर निकल गया, 107 के लेवल के ऊपर निकल गया, यानी कि थोड़ा सा डॉलर मजबूत हो रहा है, जो पिछली मार्केट के लिए ठीक नहीं है। कच्चा तेल $104-105 के आसपास थोड़ा बढ़कर आया हुआ है। डाउ फ्यूचर्स आपके थोड़े से कमजोर हैं और आपने पिछले 3 दिनों में बढ़िया तेजी देखी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करें और अगर ना आए तो फिर नीचे के स्तर पर 16,000, 16,050 का लेवल मिले, वहां निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में वैसे थोड़ा दूर का लेवल है जो शायद आज ना आए, लेकिन इंतजार करना चाहिए और वो लेवल 35,550, 34,550 के आसपास का होता है। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मोड में रहें और जहां इंडेक्स में आपको थोड़ा लगे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक तेजी करने का अभी वक्त है और ढेर सारे स्टॉक्स ऐसे रहेंगे आपको अगले 1.5 घंटे में, यहाँ बढ़िया ब्रेकआउट मिलेंगे और वहाँ अच्छी तेजी करने की बात है। और सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है जिसमें सीमेंट और डिफेंस स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहे हैं, यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार पर नजरिया। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली करिए, निचले स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं। रेंज का बाजार है बट स्टॉक्स में आपको एक्शन अच्छा आते हुए दिख सकता है। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया शेयर करने के लिए। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स में भी बढ़िया एक्शन बन रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली है बट रुपए पर एक बार नजर डाल देते हैं। वापस कमजोरी के संकेत आते दिख रहे हैं। रिकॉर्ड लो से अब ज्यादा दूर नहीं है। कल का पुल बैक सस्टेन नहीं हो पाया, आज भी थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है और कमोडिटीज में भी मेटल्स का पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया, वहां पे भी फिर से गिरावट आ गई। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली कल यही हुआ था दीप कि हमने जैसे एलएमई कॉपर का हम सुबह को डिस्कशन कर रहे थे कि रात के सेशन में 4% भाग गया था, जो कि 16-17 महीने के बाद पहली बार एक दिन का ऐसा मूवमेंट था, लेकिन वो सारी मजबूती चली गई। अब दरअसल क्या है ना, चीन के फैक्टर की वजह से हमने स्ट्रेंथ आती हुई देखी थी कि वहां से ये सुगबुगाहट आ रही थी कि वो फिर से तकरीबन 1.5 ट्रिलियन युआन का यहां पर स्टिमुलस मेजर्स कुछ उठाने वाले हैं। कुछ बड़े स्तर पर यहां पर बॉन्ड सेलिंग प्रोग्राम की बात निकल कर आई
लेकिन वही है कि अभी बातों के स्टेज पर है, कब तक होगा। कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है कि वो अगले साल को नए कोटा में पुश करेंगे। तो इन सब को लेकर चाइना बीइंग चाइना, किसी को भरोसा यहां पर बहुत समय तक टिक नहीं पाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि उसके चलते आई जरूर स्ट्रेंथ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से पुश मिलेगा, प्रॉपर्टी मार्केट में यहां बाहर आएगी, लेकिन मार्केट को भरोसा नहीं हुआ। और यही कारण है कि हमने देखा कि जैसे ही आज यूरोप के मार्केट खुले, एलएमई खुला, वैसे ही हमने जितनी मजबूती मेटल्स में खासतौर से कॉपर में आते हुए देखी थी वो सब गायब हो गई। कुछ समय पहले तक तो ही मैंने देखा था ऑलमोस्ट $200 एलएमई कॉपर खुलने के साथ ही गिर गया। तो वो ऑलमोस्ट कल का जितना पॉजिटिविटी हाँ, सो जितनी पॉजिटिविटी थी ना वो सारी गायब हो गई, अपने मल्टी मंथ लोज के पास वापस ये पहुंच गए मेटल्स। तो वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जितने भी ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने सारे अपने प्राइस फोरकास्ट यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिए, फिर चाहे वो यूबीएस हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, सबने इस साल के लिए और आने वाले 3 महीनों के लिए ऑलमोस्ट 20 से 35% प्राइस फोरकास्ट में कटौती की है। तो क्लियरली यहाँ पर किसी को भरोसा नहीं है कि मेटल्स में जब तक डिमांड आएगी तब तक यहाँ कोई स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। तो चलिए मेटल स्टॉक्स पर भी इसका थोड़ा आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। मेटल इंडेक्स भी 1% नीचे दिखेगा। कुछ मेटल स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट से राय भी लेंगे और बाकी जो स्टॉक्स हैं वो एक्शन में आ रहे हैं, वहां पर भी करेंगे चर्चा। आइए जान लेते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए और साथ ही खबरों वाले शेयर्स। अरमान, कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। पहले तो बताएं ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं इस समय। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून नेहा। सो ट्रिगर्स के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर टीसीएस है, ये पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही कैश स्पेस में कोहिनूर फूड्स, एमएमटीसी के जो चौथे तिमाही के नंबर्स हैं वो आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट मार्क्सन्स फार्मा पर भी नजर रखिए। शेयर बायबैक के प्रस्ताव को लेकर आज यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर बड़ा फोकस रहेगा हमारा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो जॉब्स डेटा हैं जून महीने के, वो भी आज आपको आते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है मौजूदा इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में। इनफैक्ट कल के सत्र में की बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट, इसके नंबर्स आएंगे पहली तिमाही के, तो यहां पर बड़ा फोकस रहेगा। और साथ ही चीन के सीपीआई डेटा आते हुए दिखेंगे जून में। अब ये नहीं पता कि ये कितने बिलीवेबल है, जैसे कि नेहा भी बात कर रही थी। और 10 जुलाई यानी संडे को आप देखिए स्कॉट्स कुबोटा ये अपने ट्रैक्टर के दाम जो है बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि आगे चलकर अब जब इनके नंबर्स डिक्लेयर होंगे तो देखना होगा कि वहां पर किस तरह का फर्दर ये प्राइस एक्शन लेते हैं या नहीं, उस पर क्या कमेंट्री रहती है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जो आपको कुशल ने बताया, जिन पर रखनी है नजर। लेकिन स्टॉक्स इन न्यूज की लंबी चौड़ी लिस्ट है और उस लिस्ट की पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या कहती है आपकी स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट? सुबह की लिस्ट के हिसाब से तो थोड़ी कम है बट फिर भी सबसे पहले एएमसीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एमफी का डेटा है वो आता हुआ दिखा है। अगर आप जून में जो डेट फंड है वहाँ पे आपको देखेंगे लगभग 92,250 करोड़ का आपको आउटफ्लो आता हुआ दिखा है। वहीं हालांकि जो नेट इक्विटी इनफ्लो है वहाँ पर आपको दिखेगा 15,500 करोड़ का नेट इक्विटी इनफ्लो। उसी के साथ साथ अगर टोटल म्यूचुअल फंड नेट अगर आप आउटफ्लो देखेंगे तो वो भी लगभग 70,000 करोड़ का आता हुआ दिखा है। M&M पर ध्यान रखिएगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे कुछ चीज़ें निकलते आती हुई दिखी हैं। जो इनकी जो नई ईवी कंपनी है उसका जो वैल्यूएशन है वो उन्होंने बताया कि वो लगभग 72,000 करोड़ का वो संभव हो सकता है। उसी के साथ साथ FY27 से जो उनका ये कहना है कि 2 लाख ईवी एसयूवी सालाना बिक्री का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है और सितंबर 2022 तक XUV 400 ईवी वो लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। उसी के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने जो क्लाउड फैब्रिक से उनके साथ एक करार कर लिया है और ये करार उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज के लिए करार किया है। IEX, जिसमें मीरा एसेट ने जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने लगभग 0.08% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है और अब उनकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 7.22% हो गई है। और अंत में मेरे पास एक ब्लॉक डील है जिसमें सेल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें 21 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरों वाले शेयर्स। सेल पर सौदे होते दिख रहे हैं, मेटल्स में थोड़ा रोटेशन हो रहा है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में इस समय आ रहे हैं। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, किरण जी, सिमी जी, मुद जी एंड ऑफ कोर्स आशु सर भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और सभी से लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स। आशु सर से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी लेंगे, बट फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट में सबसे आगे हैं किरण जी। बिगुल किरण का कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून नेहा जी। मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 190 का कॉल ऑप्शन
जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 6 रुपए 80 85 पैसे पे, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए 50 पैसे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट पहला 11 रुपए का, दूसरा 14 रुपए का। ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत ही बेहतरीन सौदा साबित हो सकता है, तो इधर बाय करने की सलाह है। इसका ये कारण है कि बुधवार को भी मैंने ये कॉल दिया था, जहां पे M&M फाइनेंस ने एक ब्रेकआउट दिया था। कल के सत्र में एकदम फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है और कर रहा था, और आज उस 2 दिन के कंसोलिडेशन का वापस एक बार ब्रेकआउट दे रहा है। मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन का वक्त देते हैं तो आपका टारगेट रहेगा लगभग 213 का, पर आज के लिए 198 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो 198 के पहले टारगेट्स प्राइमरी टारगेट्स, और पोजिशनली मुझे लगता है 213 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए M&M फाइनेंस, जहां पर किरण जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। 190 का कॉल 6.8 पर करना है, 5.5 का स्टॉप लॉस, और 11 से 14 के टारगेट्स आ सकते हैं। इस पर मूव आ रही है, और एक वेरी वेरी स्पेशल पिक लेकर तैयार हैं राकेश जी, कुणाल जी। चलते हैं उनके पास बिगुल स्पेशल पिक का। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमारा भी पिक M&M फाइनेंस है, और किरण जी ले जा चुके हैं, फास्टेस्ट फिंगर में आगे। अमूमन तो हम दीपांशु, मैं और कुणाल जी कॉल को रिपीट नहीं करते हैं, बट बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है, और ये स्टॉक जो है 237 240 उस तरफ पे जा रहा है। काफी समय से स्टॉक साइडवेज था, तो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल, तो शॉर्ट टर्म के लिए तो किरण जी ने रिकमेंड कर दी है। तो मेरी राय ये है कि फ्यूचर को छोड़ के, मतलब कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ डिलीवरी लेके बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, वीकली चार्ट्स पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। 200 पर अगला रेजिस्टेंस है, उससे पहले रुकना नहीं चाहिए। तो 200 का एक मुश्त टारगेट है हमारा पोजिशनल बेसिस पर, और यहां पर एक स्टॉप लॉस रखे 186 के आसपास। 186 का स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन लक्ष्य भी उसी अनुपात में है। तो 200 रुपए के लक्ष्य के लिए M&M फाइनेंस में हमारी पोजिशनल खरीदारी की राय। तो M&M फाइनेंस, इस पर देखिए अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्टॉक पर भी अच्छा मूवमेंट बन रहा है, तो नजर रखेंगे। ये काउंटर भी रेडार पर आपको रखना है। एक बड़ा वाला स्पाइक आ रहा है SRF पर, और सिमी जी भी शो में हमारे साथ। सिमी जी, गुड आफ्टरनून। जरा देखें, SRF अभी अभी बड़ा स्पाइक आ रहा है, 4.5% ऊपर इस समय। दीपांशु, मुझे लगता है कि SRF में एक वापस से रिकवरी देखने का उम्मीद ही था, और SRF में आज अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 2110 के आसपास हार्डल है, तो वो हार्डल क्रॉस करेगा तो 4.5% अच्छा। ये स्टॉक अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा वो करीब 2200 के आसपास आ रहा है। तो 2158, 2200 और 2260, ये 3 टारगेट्स है जो मुझे लगता है कि SRF में देखने को मिल सकता है। तो आज मोमेंटम में है और एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है, तो यहाँ पे पोजीशन लेके देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 2050 से नीचे। तो मुझे लगता है कि SRF में खरीदारी करके जाइए। ओवरऑल 2250-2300 का टारगेट भी आ सकता है इसमें 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। ओके, तो 2250-2300 की तरफ जा रहा है SRF। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आपको इस काउंटर पर इस समय आते हुए दिखेगा। देखते हैं यहाँ से ये सस्टेन करता है कि नहीं। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहाँ पर मूव आ रही है। इंडेक्स लेवल पर फिलहाल कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है, बट आशु जी भी है हमारे साथ। और आशु जी, एक बार ज़रा बाजार पर अपनी राय दें। अच्छी तेज़ी बनी है, पिछले 3 दिनों से एक अच्छी रिकवरी है। अब 16,200 पर क्या व्यू बनता है सर? दीपांशु, जिस तरह से था कि जुलाई का मंथ अच्छा रहेगा और मोमेंटम अच्छा रहेगा, इंडेक्स लेना है। अब दीपांशु, जो 16,200 और 400 के बीच का रेंज है या 200 प्लस का रेंज है, यहाँ पे दीपांशु मुझे लगता है कि ना एक कंसोलिडेशन या एक कंजशन जोन है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट थमेगा। और मुझे दीपांशु मंदी नहीं लगती है, लेकिन एक डिप जरूर आना चाहिए और उस डिप पे लेना चाहिए टू बी ऑन द सेफ साइड। तो उस डिप को प्ले करने के लिए दीपांशु अभी हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो एक स्प्रेड दिमाग में आया जो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ओवरऑल दीपांशु मुझे लगता है कि इस लेवल पे देखिए दीपांशु, हमने अगर लास्ट वीक या 10-15 दिन में 4-5 स्टॉक्स की बात की, एक थी L&T, दूसरा स्टेट बैंक, कैन बैंक, HDFC और डेल्टा। तो इनमें से डेल्टा ने आज ट्रैक्शन दिया और मुझे लगता है कि डेल्टा भी और चलेगा और वो वेट कर रहा है कहीं ना कहीं किसी एक बड़े मोमेंटम की। बट अदर देन दैट दीपांशु, जो मेजर स्टॉक्स हैं उन्होंने दे हैव डन देयर बिट।
तो अब रिलायंस की एब्सेंस में मार्केट को 16,200 से अगर 16,400-500 लेके जाना है तो क्या लेके जाएगा दीपांशु? मेटल्स तो नहीं लेके जा सकते। कल भी आपने दीपांशु देखा कि शाम को वो चाइना की न्यूज आई और सारे चार्ट्स कैसे बीटीएसटी शुरू हो गए मेटल्स में। और आज आप देखो वो जो नेहा ने अभी एक लैंग्वेज बोली थी, वर्ड यूज किया था, मुझे अच्छा लगा कि यूरोप खुलते ही सारे मेटल स्वाहा हो गए। तो दीपांशु वीक सेक्टर में कभी भी वो बड़ी मूव नहीं आ सकती और वो बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता, उसमें छोटे मोटे रिवर्सल जरूर आ सकते हैं। तो रिवर्सल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूं मेटल्स के लिए। अगर आएगा तो शायद मैं सजेस्ट करूंगा कि पुराने लोग जो रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में फंसे हुए हैं उनमें जरूर निकलने की कोशिश करें। और उस पर भी दीपांशु अगर वो आएगा तो JSW, हिंडाल्को वगैरह जरूर है। ये जो नीचे के स्टॉक्स है ना, नाल्को, सेल, NMDC, ये तो थोड़ा सस्ता माल जिसको कहते हैं, इससे थोड़ा सा मैं भी कहूंगा कॉशियस रहें और एक्साइटेड ना रहें। और मेरा एक जो पुराना एक वो व्यू था कि जिस स्टॉक में लॉस हुआ है उसी से निकालने की कोशिश ना करें। तो दीपांशु, हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द व्यू ऑफ 16,200 कि 16,200 से 400, 500, 600 अगर जाना है तो कौन से स्टॉक्स लेके जाएंगे। बट आज अगर मैं दीपांशु स्क्रीन देखता हूं या पे हमने डेटा स्टडी करता हूं तो L&T के अलावा मुझे और लगता है कि सब में आई थिंक दे हैव डन देयर बिट, तो नहीं लगता। तो क्या इसका मतलब क्या बहुत मंदी है? नहीं। डिप आ सकता है, यस। डिप पे लेना है, यस। तो वो डिप अगर नहीं आया तो दीपांशु एक स्प्रेड है जो मैं शेयर करता हूं निफ्टी का, हमने बनाया है, वो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए और वो 25 रुपए कॉस्ट पे बन रहा है। तो वो स्प्रेड है दीपांशु 16,200 की, जो भी करंट एट द मनी है, एक पुट लेनी है और 15,950 250 की 250 पॉइंट नीचे की 2 पुट्स बेचनी है। तो दीपांशु ये 16,200 से लेके 15,700 तक ये स्प्रेड सेफ है। इसका अनलिमिटेड लॉस होगा 15,700 के नीचे। कॉस्ट है 25 रुपए। दीपांशु 25 रुपए कभी भी निकल आएगी। और अगर 100-150 पॉइंट का डिप आ गया, अभी अनिल जी को भी मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे 16,050 का अच्छा लेवल है। तो प्रिसाइसली अपना व्यू भी यही है कि 100-150, 200 पॉइंट की मंदी आ जाए तो लेने वाले भाव अच्छे बन जाएंगे कुछ सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स के अंदर। तो वो आता है तो दीपांशु ये 25 रुपए वाला स्प्रेड है, कम से कम 100-125 रुपए प्रॉफिट देके जाएगा। नहीं आया तो दीपांशु कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम 25 रुपए है, वो थर्सडे तक आराम से निकल आएंगे स्प्रेड के अंदर। तो ये जो मैंने व्यू शेयर किया दीपांशु, ये उस व्यू का स्प्रेड है और व्यू है कि कंजेशन जोन है। एज ए डिसिप्लिन दीपांशु देखिए पिछले 4-5-7 दिनों के अंदर अच्छी मूव आई है। मुझे लगता है कि जो फ्रेश ट्रेडर्स है या जिन्होंने फ्रेश ट्रेडिंग की है, पैसे भी अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है वीकेंड शांति से रहना चाहिए, शांति में जाना चाहिए। और अगर नहीं जाना है तो ये एक ट्रेड है जो बहुत अच्छा है कि अगर आपको कुछ मिसिंग भी नहीं लगेगा और कुछ ट्रेड हो भी जाएगा। और अगर नीचे में लेना है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नीचे नहीं आया तो भी आपको पैसे आएंगे। 2 स्टॉक्स हैं दीपांशु जिनमें मेरे को फ्रेश व्यू लगता है कि अच्छा, जो मैंने एक बात की, एक तो डेल्टा जो मैं बार बार बोल रहा हूं 160, 170, 75, इसमें जाने में कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही लिमिटेड डाउनसाइड है। और अपसाइड ये एक बार जीएसटी वीएसटी अगर इसका निपट गया, रिजल्ट आ गए तो मतलब एक अच्छा मूव आ जाएगा। वो 190 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, वो अगर क्रॉस करेगा तो एक बड़ी मूव भी आ सकती है। बट अभी बड़ी मूव की बात नहीं करते दीपांशु, क्योंकि बहुत बड़े ट्रैक्शन स्टॉक्स में मिल नहीं रहे। और दूसरा स्टॉक्स है दीपांशु जो आज और बाकी एनालिस्ट ने भी 1-2 ने कवर किया है, हमने भी आज क्लाइंट से शेयर किया, टाटा केम। केमिकल स्टॉक्स में लगता है कि एक मूव आना चाहिए और टाटा केम काफी करेक्टेड स्टॉक है। तो ये 830-25 का जो लेवल है, यहाँ पे दीपांशु 20 रुपए के स्टॉप लॉस से टाटा केम में बाइंग करनी चाहिए। तो ये दीपांशु अभी 2 फ्रेश स्टॉक है। और बाकी जैसे मैंने बोला, SBI, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे हैव डन देयर बिट। HDFC बैंक, दे हैव आल्सो डन देयर बिट। एक L&T ने बहुत अच्छा मूव दिया है, पिछले 1-1.5 महीने से दीपांशु हम इसमें लगे हुए थे। 1620-40 का लिया हुआ था और 1520 आ गया था। और आज पिछले 4 दिन में अच्छी मूव करके एग्जिट भी मिला। और जिन लोगों ने नया लिया है, मुझे लगता है कि अगर L&T टिका तो और ऊपर आ सकता है। बट एज ए डिसिप्लिन जैसे मैंने बोला, 16,200 के अराउंड हमारा जो ब्रॉडर कॉल है कि एक बार मैक्सिमम चीजों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और वही आपसे शेयर कर। ओके, तो आशु सर ने जैसे शुरुआत में अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही मेटल स्पेस का जिक्र किया, किस तरह से वहां पर प्रेशर दिख रहा है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित बगड़िया। सुमित, गुड आफ्टरनून। आप सेल बहुत क्लोजली ट्रैक करते, जरा चार्ट्स पे देख के बताइए। दिन के निचले स्तर के पास यहां पर कारोबार हो रहा है, अभी भी कोई फ्रेश शॉर्ट्स मौके आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें? गुड आफ्टरनून नेहा। देखिए, सेल के अंदर लास्ट 5 दिनों में लोअर लेवल से मोमेंटम बना है, लेकिन अभी तक इतना बढ़िया मोमेंटम बना नहीं है जिसको देखते हुए लगे कि स्टॉक यहां से 10-20 रुपए का मूव ऊपर की तरफ दिखा दे। बट नो डाउट स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 65 से 67 रुपीस के आसपास निकल के आ रहा है। तो ये लेवल अब जब तक नीचे में टूटेंगे नहीं, तब तक कोई नया लोअर नीचे में बनेगा नहीं। एट द सेम टाइम सेल के अंदर ऊपर में एक बार ये 75-78 का रेंज ब्रेक कर दे तो उसके बाद सेल के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल आप मान के चले कि सेल का जो रेंज बना है 65 रुपए 68 रुपए नीचे में, 75 रुपए 78 रुपए ऊपर में, इस रेंज में ये कुछ दिनों तक ट्रेड करेगा।
ठीक है, चलिए इसी बीच मुदित जी हैं, वो अपना ये एक आइडिया इस समय शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए बिगुल मुनाफे वाला मुदित। मुदित जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या पिक लेकर आए हैं? गुड आफ्टरनून नेहा जी, गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल देखिए, आज टीसीएस के रिजल्ट है और सेलेक्टिव आईटी स्टॉक्स में, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बढ़िया बाइंग लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। तो एक आईटी स्टॉक ही है इन्फो एज, नौकरी, यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे। स्पॉट के लेवल में बता रहा हूँ 3960 स्पॉट के लेवल है, यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट होगा 4005 का, दूसरा टारगेट बनेगा 4040 का और तीसरा टारगेट 4070 का। देखिए, हम जनरली थर्ड टारगेट देते नहीं है, लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर और डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 3925 का। स्टॉक के बात करते हैं तो स्टॉक में जो कंसोलिडेशन बन रहा था, जो छोटे छोटे स्विंग ये काउंटर दिखा रहा था, उस स्विंग में स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। बढ़िया वाई एडिशन के साथ बाइंग नजर आ रही है, साथ के साथ 4200 तक के जो कॉल राइटर्स थे वो यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज तो इंडिकेट करती है यहाँ से तेजी बननी चाहिए। जो तीनों टारगेट्स सुझाए हैं 4005, 4040, 4070, ये तीनों टारगेट्स के लिए इन्फो एज को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3925 का। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फो एज, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। ये काउंटर भी फोकस में रहना चाहिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जरा इसको पुल अप करिए और दोनों पुल अप करते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कैश लेवल भी इसके पुल अप करते हैं और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स भी पुल अप करिए। फ्यूचर्स ये ट्रेड कर रहा है 1230 1232 के लेवल पर, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस स्पॉट पुल अप करिए और उसके बाद ये देखिए फ़र्क काफ़ी बड़े प्रीमियम पर आपको कैश के लेवल्स दिख रहे हैं, काफ़ी बड़े डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहा है। और अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो करंट महीने का फ्यूचर्स है और साथ में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का अगस्त यानी कि अगले महीने के फ्यूचर्स, इसको पुल अप करते हैं, वहाँ पर भी आप एक डिफरेंस बनते हुए देखेंगे। तो दोनों पर रखिए नज़र। एक तो कैश और फ्यूचर्स में आपको करीब करीब 50 रुपये का डिस्काउंट श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर दिख रहा है, और फिर करंट महीने के फ्यूचर्स और अगले अगस्त महीने के फ्यूचर्स, ये भी आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के पुल अप करिए और ये देखिए अब वहाँ पर आपको और बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अगस्त का फ्यूचर्स 1200 पर है, करंट महीने का फ्यूचर्स 1230 पर है और कैश में ये 1280 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कोशिश करते हैं ढूंढने की कि यहाँ पर शायद अगर कोई डिविडेंड एडजस्टमेंट के लिए बाजार ऑलरेडी तैयार कर रहा हो या कुछ और चीज़ हो, क्योंकि सिटी यूनियन के साथ इनका मर्जर हो रहा है जिसके लिए भी अप्रूवल शेयर होल्डर्स की तरफ से मिल गया। फाइनल प्रोसेस है। रिसेंटली हमने मैनेजमेंट से बात भी करी थी और उस पर उन्होंने कहा भी था कि उस प्रोसेस पर उनका कामकाज जारी है। तो ये नज़र रखनी पड़ेगी कि शायद मर्जर की वजह से, और क्योंकि मर्जर श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस के फेवर में है, शायद उसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। बट श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर आपको रखनी चाहिए नजर एक बार। इनफैक्ट किरण जी से चार्ट पर भी ला लीजिए। किरण जी, करंट मंथ जुलाई फ्यूचर्स के चार्ट देखकर ही जरा अपनी राय दें। बट कैश में, करंट मंथ फ्यूचर्स में और फिर अगस्त के फ्यूचर्स में बहुत फर्क आ रहा है सर। बिल्कुल फर्क तो बहुत है, पर चार्ट का पहले मैं जायजा लेता हूं कि मैंने परसों भी कहा था 1300 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक के लिए कैश की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इसके ऊपर 1300 के ऊपर की आज क्लोजिंग मिल जाए तो डेली और वीकली क्लोजिंग मिल जाएगी और फिर मेरे टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। मेरा मानना है कि फर्स्ट टारगेट उसके बाद 1386-87 का रहेगा और दूसरा टारगेट लगभग 1450 का देखने को मिलेगा। किस वजह से प्रीमियम्स में फ़र्क है ये, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा मानना है कि 1300 मेक और ब्रेक लेवल है क्लोजिंग बेसिस में। इसी बीच जरा अपनी स्क्रीन पर नजर डालिए, एक बहुत दुखद खबर आती हुई दिख रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। सुबह ही इनफैक्ट एक ये खबर मिली थी कि वो एक इवेंट पर गए थे, वहां पर वो भाषण दे रहे थे और उन पर हमला हुआ था, गोली चलाई गई थी। और आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही थी कि उसी वक्त वो गिर गए थे और उनको थोड़ा सा आई थिंक हार्ट अटैक आया था या कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। तुरंत मेडिकल असिस्टेंस तो दी गई, लेकिन अभी अभी ये दुखद खबर आई है कि जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनका निधन हो गया। और भारत के अच्छे दोस्त थे, काफी बढ़िया रिलेशन है जापान और भारत के बीच में, और इनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रिलेशनशिप काफी डेवलप भी होते हैं। इनफैक्ट जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग के लिए, उसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी एक बड़ा योगदान शिंजो आबे साहब ने करा था। तो
श्रद्धांजलि और पूर्व इनफैक्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे ये जापान के, तो ये आज एक दुखद डेवलपमेंट हुआ है। आइए, दुखद डेवलपमेंट है बट लाइफ गोज ऑन और आगे भी हमें बढ़ना है। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है आज बाजार में और थोड़ी देर में M&M जहां पर हमने देखा एक बड़ा निवेश आ रहा है उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस में। मैनेजमेंट की भी कमेंट्री हमें मिलने वाली है। उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना समझा जाए M&M और साथ ही टाटा मोटर्स क्योंकि सबसे बड़ा इस्टेब्लिश्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर है भारतीय बाजार में, और M&M सबसे नया आप कह सकते हैं ये जो निवेश लेकर आए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार में। तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार कैसे कंपेयर होता है उस पर कुशल और साथ ही वरुण हमारे साथ हैं तैयार। स्वागत है आप दोनों का। आई थिंक वरुण आप M&M पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैं टाटा मोटर्स पे कर रहा हूँ। आज की जो खबर आई है M&M पे, उस पे कुशल बात करने वाला। आई थिंक कुशल से करते हैं शुरुआत क्योंकि आज की ताजा खबर तो वहीं से आई है। कुशल बताइए। देखिए, यहाँ पर M&M को लेकर जिस तरह की खबर का डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है उसमें डेफिनेटली ये नया इंट्रेंट है, तो ये तो हमें देखना ही होगा कि M&M को लेकर किस तरह की डेवलपमेंट आगे होती हुई दिखेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर। बट लार्जली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नई सब्सिडियरी है उसमें 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर इस चीज़ को आंका गया है, और ये जो वैल्यूएशन लगाई जा रही है अब देखना होगा डेफिनेटली कि ये आगे चलकर कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आती है। बट बहरहाल अभी अगर हम देखें सिनेरियो तो टाटा मोटर्स के कंपैरिजन में तो इनका ईवी पोर्टफोलियो है नहीं उतना डेफिनेटली। लेकिन टाटा मोटर्स का जैसे कि ईवी पोर्टफोलियो है, आज आपने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक निवेश की खबर आई और जो नया सब्सिडरी बनाने की खबर आई। लेकिन आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स में भी TPG राइस क्लाइमेट जो है उन्होंने ईवी सब्सिडरी बनाई और उसमें करीब 68,000 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो किया, और करीब अगर आप देखेंगे तो 7,500 करोड़ के आसपास का निवेश जो है वो इसमें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो निवेश है टाटा मोटर्स में वो M&M के मुकाबले काफ़ी बड़ा आया है, और ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी ईवी पोर्टफोलियो जो है या फिर ईवी बनाने का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो M&M के मुकाबले जो आज M&M को वैल्यूएशन मिले हैं उसके मुकाबले तो काफ़ी कम मिले। तो या तो M&M को ज़्यादा वैल्यूएशन मिल चुके हैं या तो टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन जो है उसमें यहाँ से और जंप आना चाहिए। देखिए वरुण, इसमें सिनेरियो ऐसा है कि मतलब ऑब्वियसली वैल्यूएशन वाइज आपको दिख रहा होगा, पर ये पिछले साल अक्टूबर की वैल्यूएशन है अगर $9.1 बिलियन को अगर आप देखें तो। बट उसके बाद एक्सचेंज रेट डेफिनेटली थोड़े जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट सिमिलर सी वैल्यूएशन इनको मिलती हुई दिखी है। बट लार्जली यहाँ से जिस तरह का निवेश आता हुआ दिख रहा है ब्रिटिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो 2,000 करोड़ के करीबन का निवेश आ रहा है, कंपनी भी 2,000 करोड़ रुपए और डालने वाली है। तो डेफिनेटली आगे चलकर ये तो बात तय है कि M&M को ईवी पर अब सबसे बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली टाटा मोटर्स को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे इनका ईवी में ऑलरेडी फोकस है। अगर आप 4 व्हीलर मार्केट में देखेंगे तो करीब ईवी में करीब 87% के आसपास का मार्केट शेयर जो है ये कंपनी रखती है। तो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, और कहीं ना कहीं जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है शायद वो आपको टाटा मोटर्स जो है वो ऑलरेडी दे चुका है। एक अच्छी मार्केट शेयर वाली ये कंपनी है डेफिनेटली। बट मार्केट शेयर अगेन ये आगे चलकर हो सकता है चैलेंज होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट M&M करती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी ऐलान किया है अभी अपनी प्रेस रिलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि जो XUV 400 है वो इलेक्ट्रिक वर्जन इसका सितंबर 2022 तक ये लाते हुए नजर आएंगे, और साथ ही XUV 300 भी ये बाजार में आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चीज से क्या होगा कि आगे चलकर कॉम्पिटिशन, खासकर जो SUV स्पेस है जो अभी तक की जो है सबसे बहुचर्चित और सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर अगर आप कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से SUV सेगमेंट पर बादशाहत ऑलरेडी M&M की है, और इस पे अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनके आ जाते हैं काफ़ी जल्द तो मार्केट में SUV का मार्केट शेयर इनके पास आएगा डेफिनेटली। साथ में टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो ईवी में अगले 5 साल में इस कंपनी के काफ़ी बड़े प्लान हैं। करीब 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है वो ये करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपने सुना होगा कि टाटा मोटर्स की जब AGM थी तब उन्होंने कहा था कि अगले साल करीब 1 लाख के आसपास के ईवी जो है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है। तो ईवी को लेके इस कंपनी के प्लान जो है वो काफ़ी बड़े हैं डेफिनेटली। और इन लोग के भी प्लान्स कम नहीं है वरुण। इनफैक्ट मैं अभी देख रहा था थोड़े टाइम पहले ही इनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आ रही थी कि FY 27 ऑनवर्ड्स ये सालाना 2 लाख ईवी SUV इलेक्ट्रिक SUV बेचते हुए नजर आएंगे। तो अपने आप में एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट्स आती हुई दिख रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का निवेश है और आगे चलकर जो पॉपुलैरिटी होने वाली है वो काफी सिग्निफिकेंट रहेगी। और एक बात और कि हम बुल वर्सेस बेयर नहीं कर रहे थे दीप, हम सिर्फ दोनों कंपनियों के बारे में बता रहे थे, और दोनों कंपनियां जो है अपने लेवल पे ईवी पे काफी बेहतरीन काम कर रही हैं।
तो विनर कौन है फिर? वो आप बताइए। वैसे तो देखिए दीप, दोनों ही विनर है। हालांकि टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे, आप सड़कों पे चले जाइए, आपको हर गाड़ी जो है वो टाटा मोटर्स की देखने मिलती है। हो सकता है कि आने वाले सालों में आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी देखने मिले। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली मैं भी चार्ट्स भी दोनों के देख रही थी। M&M जैसे ही ऐलान किया, ऊपर से ही अपने रिकॉर्ड लेवल से गिर गया, लेकिन टाटा मोटर्स है वो ऊपर चला गया। मुझे लगता है इन दोनों चार्ट्स पे एक्सपर्ट का व्यू बनता है। बंसल सर, गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, M&M चार्ट्स को देखिए, जरा बताइए क्या व्यू इस समय बन रहा है? गुड आफ्टरनून नया। अगर चार्ट्स पे देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो बेटर है, अनचार्टेड टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन में है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और टाटा मोटर में देखें तो अभी कदम कदम पर रेजिस्टेंस है, काफी लोग लेके फंसे हुए हैं। टेक्निकली महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़िया है, बट जैसे अभी वरुण ने बोला कि टाटा की गाड़ी ज्यादा दिखती है, तो अगर मेरे को गाड़ी लेनी हो तो मैं भी टाटा के साथ जाऊंगा। टाटा में बैठने का, टाटा की लग्जरी गाड़ी हो या नॉन लग्जरी गाड़ी हो, उसमें बैठने का कंफर्ट मुझे लगता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू महिंद्रा एंड महिंद्रा। बट टेक्निकली महिंद्रा एंड महिंद्रा स्ट्रॉन्ग फुटिंग टाटा मोटर्स। महिंद्रा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है और बड़ी रैली भी आई है। थोड़ा आज बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो रहा है काउंटर में, बट मैनेजमेंट का क्या कहना है इस बड़े डेवलपमेंट पे? आइए देखते हैं ग्रुप CFO मनोज भट्ट क्या कर रहे हैं, उनसे करिए हमने खास बातचीत। हम जो है नया एक ईवी को फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम 4 व्हीलर पर्सनल इलेक्ट्रिक SUVs ये सेगमेंट जो है वहाँ से जो मार्केटिंग होगी और वहाँ वो बिजनेस डिसाइड करेगी। हमारे जो सर्टन एसेट्स है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा में है वो EVCO में ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद जो है BII विच इज़ अ वेरी रेप्यूटेड इंटरनेशनल इन्वेस्टर, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 1925 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और हम उसको मैच करेंगे। और उसमें सर्टन माइलस्टोन्स है जो FY27 में मेजर होगी। उस बेसिस पे जो उनका स्टेक होगा वो 2.75% से 4.76% होगा। ये जो कंपनी है ये एसेट लाइट होगी, जो मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन वो M&M के प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज़ पे लेवरेज करेगी। और उसमें जो रेसाइड होगा वो है जो नए ब्रांड्स बनेंगे, जो हमारी बॉर्न EV ब्रांड्स। और जो पहला प्रोडक्ट है हम अनवेल करेंगे सितंबर में, विच विल बी द XUV 400। और ये जो EVCO फॉर्म होगी ये लेटेस्ट डेट इज़ जून नेक्स्ट ईयर। तो क्या कुछ ब्रांडिंग में भी चेंजेस करने का है प्लान, कि या फिर महिंद्रा का ही? आज के डेट में जो डिसाइड हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं हमारे थार, XUV, इस पे लाइसेंस होगा M&M से EVCO के लिए। और जो नए जो डेवलप होंगे वो वहीं पे डेवलप होंगी जो नई ब्रांड्स हैं। अच्छा सर, इस सब्सिडी में आप कुछ और भी इन्वेस्टर्स देख रहे हैं या फिर ये एक्सक्लूसिव आप दोनों लोगों का ही रहेगा? जो BII और हम दोनों चाहते हैं कि लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स आए, बिकॉज ये जो है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक SUVs, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ESG इनिशिएटिव। सर, रेवेन्यू टारगेट क्या रहेगा अगर आगे के सालों की बात करें? जो हम सोच रहे हैं उस हिसाब से हो तो FY27 तक 200,000 व्हीकल्स हो सकती है इलेक्ट्रिक्स की वॉल्यूम। एंड बाकी आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वी डिडंट पुट अ रेवेन्यू नंबर। ओके, चलिए, तो M&M के ग्रुप CFO का इंटरव्यू देखा आपने जी बिजनेस पे, ये बताते हुए कि अब जो वो EV कारोबार के लिए उन्होंने एक अलग सब्सिडरी का यहाँ पर गठन किया है, उसको लेके किस प्रकार के प्लान्स है, किस तरह का रोल आउट देखने को मिलेगा, ये हमने सुना। M&M पर तो व्यू हमने चार्ट्स पर जान ही लिया बंसल जी से, लेकिन टाटा मोटर्स, इस पर भी एक व्यू लेना बनता है। सिमी जी हमारे साथ है। मैम गुड आफ्टरनून, बताइए सिमी जी, टाटा मोटर्स पे चार्ट्स देख के क्या व्यू बन रहा है? शुरुआत थोड़ी सी ढुलमुल हुई थी, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के पास बना हुआ है। नेहा, टाटा मोटर्स चार्ट में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, सुबह दे चुका है और पूरा दिन ये स्टॉक डे हाई के आसपास ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से सिर्फ एक ही कॉल होना चाहिए टेक्निकली, वो है बाई कॉल। थोड़ा सा नीचे आता है तो भी खरीदने का सलाह होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये आउट परफॉर्म किया है ऑटो सेक्टर को। ये एक्चुअली वीक स्टॉक था ऑटो सेक्टर में, सारे ऑटो चल गया था, सिर्फ टाटा मोटर्स का चार्ट वीक था। और आज ही के सेशन में, आज नहीं कल का सेशन में टाटा मोटर्स में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। आज ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल जो मोमेंटम एक्वायर किया था पूरा मेंटेन किया है। पहला टारगेट नेहा यहाँ से होगा 450 का। 450 का क्रॉसओवर के बाद इसमें नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक 465
465 से 470 तक भी भाग सकता है। और सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं, टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स डीवीआर भी अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्टॉक फोकस में रह सकता है। नेहा, यहाँ पे मौका मिले तो मुझे एक BTST देना है, तो अगर परमिशन मिले तो मैं दे सकती हूँ। बिल्कुल सिमी जी बताएं, एक बिगुल पहले सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी से उनकी कॉल्स लेते हैं और फिर थोड़ी देर में सेठी साहब का भी करेंगे स्वागत। बताएं सिमी जी, क्या है आपकी कॉल्स? दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है ट्रेंड पर। ट्रेंड में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिला था। इनफैक्ट मतलब 6 तारीख को इसमें ब्रेकआउट आया था, परसों के दिन। कल का सेशन में थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन का फेज था। आज ये कल का हाई क्रॉस कर चुका है। स्टॉक में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो टेक्निकल पैरामीटर्स दिखा रहा है, 2 दिन पहले इसका क्रॉसओवर भी हो गया था। 50, 100, 200 सारे जो मेजर मूविंग एवरेजेस हैं सारे पार कर चुका था। और अभी ये स्टॉक 1230, 1250, 1270 इस रेंज के आसपास जाने के लिए पूरा तैयार है। तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 1170 के नीचे स्टॉप लगेगा। पहला टारगेट होगा 1230, दूसरा होगा 1250, तीसरा होगा 1270। एक बड़ा वाला ब्रेकआउट, एकदम W फॉर्मेशन है डेली चार्ट में। बहुत ही बड़ा वाला ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 1170 के नीचे स्टॉप मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो 1170 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। ट्रेंड ये है सिमी जी की पसंद। आइए करते हैं स्वागत सेठी साहब का, रोज की तरह 2:30 बजे सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब, गुड आफ्टरनून। एक्शन वाला बाजार है, बताएं आपकी क्या है आज की रिकमेंडेशन? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून नेहा। आज अनिल जी एब्सेंट है दिखते हैं, फोन नहीं किया उन्होंने। दीपांशु, आज भी 2 स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है और एक उसमें कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक भी। बताएं सर, फिर पहला कैश मार्केट वाला स्टॉक। हाँ बिल्कुल दीपांशु, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है वो एक शुगर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है धामपुर शुगर, जो कि अभी 221 के लेवल पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है जिस तरह से मैंने कुछ दिन पहले एक पेपर सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद पेपर पूरे सेक्टर में तेजी हुई। मैंने उस समय TNPL को रिकमेंड किया था 175 के लेवल से और 200 तक के लेवल से भी आगे। मुझे लगता है ये जो शुगर वाला सेक्टर भी है, ये आने वाले दिनों में अब चलना चाहिए। बहुत पिटा हुआ सेक्टर है और जिस तरह से इनके फंडामेंटल्स में सुधार हुआ है, बैलेंस शीट की क्वालिटी में सुधार हुआ है और ये जो गिरावट आई है, एक भारी गिरावट आई है। आप इसके भी अगर हाइज देखेंगे, ईयरली हाइज थे इसके 584 रुपए के हाइज है इसके धामपुर शुगर के, और वहां से गिर के ये स्टॉक आज अब 221-22 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है फंडामेंटल्स तो बहुत ही अच्छे हैं और जो एक एथेनॉल की स्टोरी है वो अच्छे से प्ले आउट हो रही है। सरकार का पूरा फोकस है और 20% ब्लेंडिंग पे जाना है 2025 तक, तो वो स्टोरी भी इंटैक्ट है। बाकी ये जो यूपी बेस्ड शुगर कंपनीज है, इनके साथ एक और अच्छी बात यह है कि वहां पे सरकार ने जो नशीली और जो अवैध शराब को कंजम्पशन को रोकने के लिए इनके मोलासेस को लिकर कंपनीज को बेचने के लिए रेगुलेट किया हुआ है फिक्स प्राइस पे देने का। तो इन सब कंपनियों ने खुद के ही IMFL ब्रांड लॉन्च करे हुए हैं, जैसे धामपुर भी है या त्रिवेणी है या DCM श्रीराम, इंडिया ग्लाइकोल, और इनके ब्रांड्स भी जबरदस्त है। नाम दिया है बंटी बबली, मिस रंगीली, दबंग गोल्ड, शहनशाह, सदाबहार, इस तरह के ब्रांड्स आते हैं IMFL लिकर के। तो वो जो एक बहुत ही हाई मार्जिन बिजनेस है जहां पे इनके मोलासेस डाइवर्ट होते हैं, तो मुझे लगता है पूरा सेक्टर अच्छा करना चाहिए, खास करके यूपी बेस्ड शुगर मिल्स। तो इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह। 240 का टारगेट है, 210 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो 240 का टारगेट, 210 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें धामपुर शुगर। बताएं सर, F&O में आपकी कहां पर है नजर? दीपांशु, F&O में जो स्टॉक है आज कमाल हो गया है। स्टॉक है टाटा केमिकल्स, जो 830 के लेवल पे जुलाई फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आशु जी ने भी रिकमेंड किया, तो आशु जी ने जब कोई स्टॉक लेने के लिए रिकमेंड किया तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हर तरह से वो स्टॉक सेफ होगा। तो दीपांशु, ये भी एक, अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूँ, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। सिंस 1944 दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है और इसके अलावा भी कई सारे बेसिक केमिकल्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। फिर इनको जो सोडा ऐश में भी इनका जो प्रोसेस है, नेचुरल माइनिंग प्रोसेस से ये बनाती है 75% ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो उसके कारण इनका कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फिर 4 से ज्यादा कंटिनेंट्स में ये प्रेजेंट है। 65% रेवेन्यूज इसके नॉर्थ अमेरिका से ही आते हैं और कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किए हैं, उसका फायदा है।
बट जो रियल स्टोरी है वो जो सोडा इसके प्राइजेस है इंटरनेशनली बहुत ही जबरदस्त तेजी हुई है उसमें। इस कंपनी ने भी अप्रैल 2022 में 2000 रुपए प्रति टन से अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं। चाइना में 1 मिलियन टन की कैपेसिटी का शटडाउन हुआ है, तो उसके कारण सप्लाई टाइट है, स्ट्रांग और डिमांड जबरदस्त होने की वजह से प्राइस बहुत अच्छे बढ़े हैं। तो वो सब हमको जो इस तिमाही के नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। और वैसे भी मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा था, 421 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया कंपनी ने, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 19 करोड़ का पैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च क्वार्टर में बेहतरीन 19% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल इस रिजल्ट के लिए एकदम सेफ प्ले है और अपने हाईज 1158 के हाईज है, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर 830 के लेवल पे अवेलेबल है। और फिर इसमें 50% हिस्सेदारी ये रैलिस इंडिया में भी ओन करता है, जिसकी भी कुछ अच्छी वैल्यू है, 2-1 हजार करोड़ की वैल्यू उसकी भी होगी, तो उस लिहाज से भी वैल्यूएशन के लिहाज से भी थोड़ा और सस्ता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदे, 860 का टारगेट और 815 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 860 का टारगेट टाटा केमिकल्स, और इस पर सेरी साहब एक स्पेशल थैंक यू आप एक्सेप्ट करें आशु जी की तरफ से। जैसे आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आशु जी ने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है, उन्हें भी पोजिशनल बेसिस पर पसंद आ रहा है। तो 2 बेहतरीन पिक्स टाटा केमिकल्स और साथ ही धामपुर शुगर, ये आ रही हैं सेरी साहब की तरफ से। इस बीच आशु जी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी का स्प्रेड दिया था, शायद कुछ लेवल्स हमारी तरफ से गलत चले गए थे, हमने लेवल्स करेक्ट कर दिए हैं, बट आप व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए एक बार जरा स्प्रेड फिर से बता दें सर। दीपांशु, लेवल्स गलत नहीं थे, बस कॉल की पुट की जगह कॉल लिख दिया था जो मैंने स्क्रीन पे देखा। 16,200 की एक पुट लेनी है और 15,950 की 2 पुट्स बेचनी थी। कॉस्ट 25 रुपए है, स्ट्राइक रेट ठीक है, सिर्फ पुट की जगह कॉल लिख दिया था क्योंकि मैंने बोला दीपांशु मैं 25 रुपए देके एक बार वो 200 पॉइंट का मूव देखना चाहता हूं कि नीचे आता है कि नहीं आता, एंड प्लस इंश्योरेंस भी रहती है। और दीपांशु, यस, सेठी जी के लिए, सेठी जी को स्पेशल थैंक्स, और थैंक्स इसलिए नहीं कि उन्होंने टाटा केम दिया। हिज ऑब्जर्वेशन इज वेरी राइट कि अगर मैंने आज 2 स्टॉक्स दिए हैं कि मतलब 16,200 पे मैं अब एक बार काफी बुकिंग करना चाहता हूं, तो उसमें 2 स्टॉक्स में एक टाटा केम और एक डेल्टा है, और कभी कभी डेल्टा भी वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन टाटा केम बिल्कुल सोच समझ के लिए दिया कि इस ऐसे टाइम पे, मतलब अगर 15,300 के बाद 16,200 का मूव आ चुका है, तो दीपांशु ऐसे स्टॉक्स में रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा सेफ्टी और डाउनसाइड कम हो। सो आई अप्रिशिएट हिज ऑब्जर्वेशन एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द कॉल ऑल्सो। तो शुक्रिया सेठी साहब का और आशु जी का भी, एक तो बाजार पर स्प्रेड क्लैरिफाई करने के लिए, और टाटा केमिकल्स डेज हाई पर आ रहा है। आशु जी और सेठी साहब की रिकमेंडेशन के बाद ये काउंटर मूव कर रहा है। इस बीच बाजार में हम थोड़ी मुनाफा वसूली बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 35,000 पर आ गया है निफ्टी बैंक, और निफ्टी पर भी हम देख रहे थे 16,150 पर अभी अभी स्लिप होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली इस समय इंडेक्स लेवल पर आपको आती हुई दिख रही है, और बाजार भी थोड़ा फिसलते हुए दिख रहे हैं। और एक स्टॉक जिसकी हो रही है पिटाई, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अनिल जी ने आज सुबह ही इस पर बिकवाली की राय दी थी। आज के 2000 में 3650 के करीब बिकवाली की राय दी थी। 3605 का पहला टारगेट था। डिक्सन टेक फ्यूचर्स अगर आप पुल अप करेंगे, 3605 का पहला टारगेट था, 3602 का इसने थोड़ी देर पहले लो बनाया। तो पहला टारगेट तो हो गया है हिट। अब जैसा अनिल जी कहते हैं कि टारगेट हिट होने के बाद आप चाहें तो थोड़ा मुनाफा वसूल कर सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करें, बट उन्हें लग रहा है ऑन अ पोजीशन बेसिस 3550 तक के, 3505 तक के फाइनल टारगेट्स इस पर दिए हैं। एक बार जरा चार्ट चेक भी ले लिया जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। मुदित जी, फिसल रहा है काउंटर, क्या राय बनती है इस समय, और अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए टॉप बन गया है स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ से अभी और करेक्शन ये काउंटर दिखाएगा। 3500 पहला टारगेट बनेगा, और 3500 भी अगर ये सपोर्ट नहीं दे पाया तो फिर उसके बाद 3400 रुपए तक की डाउन साइड डिक्सन टेक में नजर आएगी। तो डेफिनेटली जो पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस है यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3680 का। 3680 यहां पर आपको रखनी है नजर। ये है आपके लिए डिक्सन टेक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो अगला आते हुए दिख रहा है। इस बीच कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आप बाजार को फिसलते हुए देख रहे हैं। नाल्को अब 2% से ज्यादा आपको गिरते हुए दिख रहा है, उस पर वीकनेस आ रही है। वीकनेस सेल पर ऑलरेडी आ रही है, जहां पर हम बात कर रहे थे। हिंडाल्को 2.5% फिसलते हुए दिखा है, और ये बाजार को थोड़ा ड्रैग करने का कोशिश कर रहा है। एक बार किरण जी से जरा हिंडाल्को के चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी, एक बाउंस बैक आया था 335-336 के लेवल से, बाउंस बैक आया था। आज 360 से अब जो रिवर्स हो रहा है हिंडाल्को, क्या राय बनती है सर? दीप, मुझे लगता है कि एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पिछला जो स्विंग टॉप था जो 350 के आसपास का था वो उसने क्रॉस कर दिया। वो वापस टेस्ट करते आ रहा होगा। अगर 350 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है और वापस एक बार
एक पुल बैक मिलता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन खत्म हो गई है और ये स्टॉक 400 के आसपास के टारगेट्स बना सकता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि 350 के ऊपर की आज क्लोजिंग चाहिए और उसके नीचे की मूव हमें नहीं चाहिए अभी अगले वक्त के लिए। तो अभी के लिए कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं है, पर क्लोजिंग बेसिस पे इसे ऑब्जर्व करना चाहिए। इसी बीच आरबीएल बैंक, इसका चार्ट जरा लेकर आए। यहाँ पर कुछ एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीएल बैंक बैंकिंग स्पेस में ओके प्रेशर में आज ओपनिंग थोड़े ऊपरी स्तरों पर हुई थी और उसके बाद इसने दिन में सारी बढ़त गवा दी। हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तर के पास प्रेशर, और जैसे कि दीप भी कुछ समय पहले तक मेंशन कर रहे थे कि निफ्टी बैंक यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 35,000 के करीब इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। निफ्टी ने भी अपनी थोड़ी बढ़त यहाँ पर गवाई है। बंसल जी, एक बार आप चार्ट देखेंगे, जरा बताएंगे कि क्या व्यू बन रहा है आरबीएल बैंक में? नया काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्टॉक कहीं कहीं भी पुल बैक नहीं आ रहा। आप दूसरे मझोले बैंकों में देखें, छोटे मझोलों में फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, सबने एक रैली दी है और ये अपनी कोई भी नियर बाय एवरेज के भी आसपास नहीं है। तो टेक्निकली तो नेहा, मेरा ऐसा मानना है कि किसी के पास है तो निकलना चाहिए। बैंकिंग में रैली बन रही है, दूसरे बैंक चल रहे हैं, तो जिनके पास है यहाँ से स्विच करना चाहिए। और अगर कभी पुल बैक में 88-89 के लेवल्स मिले तो उन लेवल्स पे शॉर्ट करने की राय होगी। सेल ऑन रैली है और ऊपरी स्तरों पर तो आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये राय है आरबीएल बैंक के लिए। बाकी बैंक्स के मुकाबले काफी कमजोर है और वापस इसका एक डाउन ट्रेंड आपको बनते हुए दिख रहा है। पर आइए, रोज की तरह 2:45 बज गए हैं और वक्त है स्वागत करने का भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है बट इंडेक्स लेवल पर अभी भी होल्ड आउट कर रहे हैं, थोड़ा रोटेशन भी है बाजार में। जरा अपना व्यू दें सर। तो दीपांशु, इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा बहुत तो आप हो सकता है कि आज जो है, बट मुझे लगता है वापस हाफ एन आवर में खींच देंगे। निफ्टी तो नहीं छोड़ेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक होएगा। अब डाउ फ्यूचर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, बट द अंडरटोन इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और आप कहें तो मैं कल के भी, 2 परसों के भी अपडेट दूं और आज की फ्रेश कॉल। जी सर, प्लीज बताएं। तो आप देखिए 805-7 पे आपको 2 दिन कल परसों मैंने कहा था टाटा केमिकल लेना, 845-850 का टारगेट 840 मार गया। और जीएनएफसी 605-7 वाला 630 मार गया। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज। तो देखिए बरसात बहुत बढ़िया है, मैं इनफैक्ट बाहर ही हूं और मैं सोच रहा हूं कि ऐसी बारिश हो रही है तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स विल डू वेरी वेल। और यहाँ मुझे टाटा केम के अलावा चंबल बहुत पसंद आ रहा है। 292 में लीजिए चंबल, 285 का स्टॉप लॉस, 305-307 का टारगेट, ये बहुत जल्दी आ सकता है। चंबल इज द लार्जेस्ट प्लेयर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट हैज एन एंसिलरी ऑफ अ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑल्सो विच इज डूइंग वेरी वेल। द सेकंड पिक वुड बी, हेलो जी सर प्लीज बताएं, चंबल के बाद दूसरा स्टॉक आपका। The second peg would be GAIL. See, gas prices have fallen, but volumes are growing up, and I think now GAIL is going to be a very good distribution company, given its overall strength और उसके जो ancillaries हैं, particularly LTP and LTT, they are doing extremely well. तो जो उसकी spillover जो चीजें रह जाती हैं, वो भी बहुत बढ़िया बिक रही हैं। 135.50, 136 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है GAIL लेने की। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 131, 148 मुझे दिख रहा है इसमें इन द नेक्स्ट 2 डेज। तो ये है आपके लिए गेल माफ कीजिएगा, गेल पर टारगेट फिर से बताएंगे सर। 148, it is a high of 142 but it can go to 148 in the next 3 days. ओके, बड़े टारगेट्स आ रहे हैं भसीन साहब की तरफ से। 148 गेल पर आ रहा है, फिलहाल 136 पर काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और साथ ही खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर पर 305 और 307 के टारगेट्स के लिए। ये 2 काउंटर्स हैं। शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल देने के लिए। मंडे मॉर्निंग फिर से होगी आपकी शुरुआत, कुछ और बेहतरीन पिक्स लेंगे आपसे। तब तक एक और ट्रेडिंग कॉल है तैयार बिगुल चार्ट कॉर्नर का, राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है पावर ग्रिड के अंदर। 216 का एक पिवट पॉइंट इसने क्रैक करा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी।
जो चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, काफी समय से करेक्ट होने के बाद स्टॉक में एक बॉटम बना और बॉटम के बाद अब इसमें डाइवर्जेंस के साथ एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो 225 230 के लेवल्स आपको पावर ग्रिड में आते हुए दिखेंगे। हमारी खरीदारी की राय है स्टॉप लॉस रखें 216 रुपए पर, 216 पर। पहला टारगेट 225 का और इवेंचुअल टारगेट 230 का। तो 225 230 के टारगेट के लिए खरीदना है पावर ग्रिड। पॉइंट टेकन। चलिए अब वक्त हुआ है सिमी जी की बेस्ट पिक का और उनके लिए बिगुल सिमी जी के नॉन स्टॉप। सिमी जी बताइए। नेहा, खरीदारी का सलाह देना है एस्टेक पर। एस्टेक में एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये सिर्फ मैं यही कह सकती हूँ कि एस्टेक में अगर देखेंगे तो चार्ट एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास है। इनफैक्ट एक नया हाई आज बनाने के लिए तैयार है, बना चुका है। 2100 का लेवल क्रॉस किया है। 2099 का मई महीने का इसका हाई था, उसको क्रॉस कर चुका है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 2300 2350 2500 ये टारगेट्स के लिए तैयार हो चुका है। तो एस्टेक में जबरदस्त बाइंग आनी चाहिए। यहाँ पे एक कैश का ही कॉल है, कैश में ही मैं खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। एस्टेक में खरीदारी करके चलना चाहिए। 2070 के नीचे स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करना पड़ेगा। 2300 2350 का इनिशियल टारगेट, उसके बाद 2500 का टारगेट होगा। ओके, 2300 2350 एंड इवेंचुअली 2500 एस्टेक लाइफ में 2070 का स्टॉप लॉस सिमी जी की तरफ से। अब बारी आती है मुदित जी की और इनके लिए बिगुल मुनाफे वाला मुदित। मुदित जी बताइए। नेहा जी, बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आ रहा है और मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज के सेशन में स्टॉक में यहाँ से 2-2.5% का तेजी देखने को मिले और टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आए। यहाँ पर बाय करके चलना है। टाटा पावर 217 रुपए 50 पैसे स्पॉट के लेवल है, यहीं पर बिल्कुल अभी की अभी बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट बनेगा 221 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 223 रुपए का, स्टॉप लॉस आएगा 215 रुपए का। जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक ने बनाया, जो कंसोलिडेशन था उसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। 100 डेमा के ऊपर आज के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है और पावर रिलेटेड स्टॉक्स में, मैं फिर से कैप्शन में बोलूंगा, पावर रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। अभी राकेश जी, कुणाल जी ने पावर ग्रिड पर बात करी, देखिए टाटा पावर में भी ब्रेकआउट आ रहा है। एनटीपीसीबी में भी सुबह के सेशन में बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इस काउंटर को छोड़ना नहीं है। 221 223 कोई बड़ी बात नहीं है। आज के सेशन में ये टारगेट्स लगते हुए नजर आए, बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 215 का। ओके, तो 215 का स्टॉप लॉस टाटा पावर, इस पर करनी है खरीदारी। ये काउंटर लंबे समय बाद फोकस में आ रहा है। टाटा पावर काफी समय से बाजार भूल गया था, बट अब देखिए 205 के आसपास से रिवाइवल आया। 220 पर आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है। टाटा ग्रुप की बात निकली है तो टीसीएस नतीजों के सीजन की ऑफिशियली शुरुआत कर रहा है। सबसे बड़ा नतीजा जो अब तक का आने वाला वो है टीसीएस का। आज शाम को आएंगे इसके नतीजे। एक बार कुशल से जान लेते हैं क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। देखिए, फ्लैट प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान लगाकर चल रहे हैं एंड ओवरऑल नंबर्स जो हैं मिले जुले एक्सपेक्टेड हैं। सबसे पहले कंपनी की टॉप लाइन की बात कर लेते हैं। डॉलर आय लगभग 2% बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 682.5 करोड़ रह सकती है। ब्रॉड बेस ग्रोथ रहने वाली है सभी वर्टिकल्स में और इसकी वजह से आय पर थोड़ा सा आपको बढ़त देखने को मिलेगा, बट लार्जली कट कहाँ पर है वो है मार्जिन्स पर। ऑलमोस्ट आप देखिए 25% के मुकाबले 23.7% की मार्जिन स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रही है और वो इसलिए क्योंकि एक तो वेज हाइक्स हुए हैं और साथ ही दूसरा जो ट्रैवल कॉस्ट अब इनका बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं इनके ऊपर इम्पैक्ट है। और डेफिनेटली इस पर तो हमारी नज़र रहेगी कि अट्रेशन को लेकर मैनेजमेंट आगे चलकर क्या कहती है, क्योंकि आगे अभी इसके पहले वाले क्वार्टर में जब हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि थोड़े कुछ महीनों बाद अट्रेशन जो है कंट्रोल में आता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा कि इस बारी जो रिवाइज्ड कमेंट्री आती है इस विषय पर क्या रहती है। मुनाफे के लिहाज से जैसे कि मैं फ्लैट ग्रोथ बता रहा था आपको, तो 9926 करोड़ पिछले तिमाही में था, इस बारी 9950 करोड़ रहने का अनुमान है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाला है। आय पर थोड़ी सी बढ़त रहेगी पर मार्जिन पर आपको कट आता हुआ दिख सकता है। मार्जिन पर कट आते हुए दिख सकता है। अट्रिशन, अब अट्रिशन यही देखना होगा कि यहाँ पर जो इनके अट्रिशन लेवल हिस्टोरिकली रहे हैं वो फर्दर और इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। तो वो लास्ट 12 मंथ्स अट्रिशन रेट जो है वो हमें देखना होगा कि क्या फिगर आता है। तो चलिए, सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और नतीजों की शुरुआत भी इसी से होने वाली है। एक बार टीसीएस पर चार्ट चेक भी ले लिया जाए। किरण जी, कुछ नहीं कर रहा है आज, तो थोड़ा मॉर्निंग में पॉजिटिव था, 3250 पर हल्की फुल्की सुस्ती दिखा रहा है, क्या राय देंगे सर?
नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो आईटी स्टॉक्स के सारे काउंटर्स थोड़े से फ्लैटिश ही देखने को मिल रहे हैं, पर अभी कोई डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिल रहा है। 3200 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे की कल की ओपनिंग अगर होती है तो चार्ट को खराब कर देगी। एट द सेम टाइम 3360 के ऊपर की मूव इस स्टॉक को बहुत स्ट्रांग संकेत मिलते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि ये मेक और ब्रेक लेवल्स है 3200 कैश लेवल्स पे ऑन द लोअर साइड, 3350 60 ऑन द हायर साइड। तो ये इन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये है आपके लिए टीसीएस, इस पर रखिए नज़र। यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच राकेश जी के पास चलते हैं, कुछ एक अपडेट देना है उन्हें एक कॉल पर। राकेश जी बताएं सर। देखिए दीपांशु भी थोड़ी देर पहले किरण जी आए थे, उसके पीछे पीछे हम भी आए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के लिए 196.70 चल रहा है दीपांशु कैश के अंदर। दीपांशु जैसे हमारे आशु जी भी हैं, चार्ट्स को ब्लेम करते रहते हैं, तो ये वो चार्ट है जिसपे काम करना है और जिसको मिस नहीं करना है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट, इसको मिस नहीं करना चाहिए दीपांशु। काफी लोग छोटे छोटे लॉसेस देते हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको बाय एंड होल्ड करें। ये बड़ा मूव दिखाएगा, लेने वाले को भी पागल करेगा और जो मिस कर रहा है उसको भी पागल कर देगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एक परफेक्ट री रेटिंग का कैंडिडेट है, इसको मिस मत करें। कुणाल जी और मेरा एक सामूहिक कॉल है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए बिल्कुल दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने असेंडिंग ट्रायंगल की बात की थी, और आज याद रखें आज शुक्रवार है, वीकली क्लोज है, तो वीकली क्लोज को हम चार्ट्स पर बहुत अहमियत देते हैं, और आज वीकली चार्ट्स पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो ये स्टॉक 200 की ओर अग्रसर है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। बिल्कुल 200 की तरफ जा रहा है। 190 के करीब राकेश जी, कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी थी 200 के टारगेट के लिए। बात करते करते ही 198 आ गया। किरण जी आपकी 190 का कॉल सर, कोई अपडेट, टारगेट्स आ गए यहाँ पर? मैं आपको 1 मिनट लगेगा मुझे वो चार्ट लेने के लिए। 1 सेकेंड, आ गया 190। हाँ, अभी 9 रुपए 55 पैसे के आसपास चल रहा है। मैंने जब दिया था तब 6 रुपए 80 पैसे के आसपास था। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। 7 रुपए 50 पैसे पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आना चाहिए। 11 रुपए 14 रुपए का टारगेट्स मैंने कहे थे, तो 11 रुपए छोड़ दीजिए। जिस तरीके से ये वापस एक बार फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रही है, मेरा मानना है कि 14 रुपए का ही टारगेट मान के चलना चाहिए अभी के लिए। और इस पर आपका योगदान, आपका सहयोग देने के लिए आशु जी भी जुड़ रहे हैं। आशु जी, M&M फाइनेंस आपके भी रेडार पर है? नहीं दीपांशु, मैं तो सिंस अगर आज अनिल जी नहीं है तो उनकी एब्सेंस में उनका रोल अदा कर रहा हूं। अभी राकेश जी ने कहा कि हमारी सामूहिक कॉल है, तो सामूहिक में होता है कि 8, 10, 15, 20, 50 जने हो, तो जो सिर्फ इनकी और अगर कुणाल जी की है तो जॉइंट कॉल होती है। सामूहिक होता है कि जब बहुत सारे 2 से बहुत सारे हो, तो अगर अनिल जी होते तो जरूर राकेश जी को पकड़ लेते, तो उनकी एब्सेंस में मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ। कुणाल जी आपको चैलेंज है सर, वो कह रहे हैं कि आप इस पर और कंसेंसस बिल्ड करिए। 3 लोगों की कॉल है, बाकी 3 एक्सपर्ट्स को भी अपने साइड में लाएं कुणाल जी। नहीं, बिल्कुल अच्छा सुझाव है आशु जी का, और आज व्याकरण भी ठीक कर रहे हैं आशु जी, तो अब आशु जी अपना जो है ना स्कोप बढ़ाते जा रहे हैं दीपांशु। कोशिश उनकी जारी है, और अगले हफ्ते आशु जी एक ओपनिंग भी आपको शायद मिल जाएगी, थोड़े टेम्पररी ओपनिंग मिल जाएगी, तो आप कोशिश करते रहें, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर नहीं हो उस समय। बट डेफिनेटली M&M फाइनेंस एक कंसेंसस व्यू बन रहा है, लिमिटेड कंसेंसस है जैसा आशु जी कह रहे हैं, बट और लोगों के बीच में ये आ सकता है। M&M फाइनेंस, इस पर आप रखिए नज़र। 198 का लेवल इस समय क्रॉस करते दिख रहा है, तो अच्छी मूव इस काउंटर पर आ रही है, और किरण जी के टारगेट के करीब जा रहा है, राकेश जी, कुणाल जी के भी पहले टारगेट के करीब जा रहा है। बट बाकी NBFCs में भी देखिए थोड़ा रिवाइवल आपको आते हुए दिखेगा, और बाजार भी वापस थोड़ा घूमने की कोशिश कर रहा है। 35,000 तक फिसला था बैंक निफ्टी, अब वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है इस समय। ये आपके लिए मूव आ रही है। DLL के भारतीय एग्री कारोबार का एक्विजिशन करते हुए दिख रहा है कोटक बैंक, इसके लिए आपको खबर आ रही है। हेल्थ इक्विपमेंट पोर्टफोलियो का भी अधिग्रहण कर रहा है, ये अभी अभी कोटक बैंक के लिए आपकी खबर आ रही है। रखिए उस स्टॉक को भी अपने रेडार पर, थोड़ा एक्शन इस पर भी बनते हुए आपको दिख रहा है। इनफैक्ट कोटक बैंक का चार्ट पुल अप करिए, कुछ ज़्यादा एक्शन वाला है नहीं, बाकी बैंक्स के मुकाबले आज इतनी मूव इसमें नहीं दिख रही है, बट कोटक बैंक के लिए खबर आती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी भी इस समय थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। बट मूव आ रही है फेडरल बैंक पर, निचले स्तरों से अब ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे बैंक्स में एक मुनाफा वसूली हुई,
अब थोड़ा बैंक्स रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से मोमेंटम पकड़ते हैं कि नहीं। आईसीआईसीआई बैंक, इस पर भी थोड़ा मूव आपको बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट कुणाल जी से एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर भी राय ली जाए। कुणाल जी, पिक ऑफ द डे था आज मॉर्निंग में, अच्छी मूव आई और अब वापस डेज हाई पर आईसीआईसीआई बैंक आने की कोशिश कर रहा है। जरा देखें सर, और क्या करना है इसमें आप बताइए। देखिए दीपांशु, अभी भी होल्ड करना चाहिए। मुझे बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में लग रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और जो टॉप बैंक स्टॉक्स हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, दोनों के चार्ट्स बहुत मजबूत हैं। एचडीएफसी बैंक का चार्ट सुधरा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में तेजी बनी रहेगी। अगर अगला सप्ताह भी बाजार के लिए अच्छा रहा तो आपको यहां पर 790-800 रुपए के लेवल्स भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में जिन्होंने पोजीशन बनाई है बिल्कुल होल्ड करें, एक टाइट स्टॉप लॉस रखें बाजार के माहौल को देखते हुए और उम्मीद करें कि 780-90 के लेवल्स आपको आते हुए दिखें। इसी बीच क्योंकि नतीजों की सीजन की शुरुआत हो गई है, एक एक करके हम प्रीव्यूज भी लेते चले जा रहे हैं। कल एवेन्यू सुपरमार्ट, हम डीमार्ट के नाम से उसे जानते हैं, उसके नंबर्स आने वाले हैं, तो किस प्रकार के रहेंगे नंबर्स, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या है, पूरी डिटेल्स है मेरे सहयोगी वरुण के पास। वरुण, गुड आफ्टरनून, ओवर टू यू। डेफिनेटली। तो नेहा, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नतीजे अच्छे रहेंगे, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। इस कंपनी ने अपने ऑलरेडी जो रेवेन्यूज़ के फिगर है वो दे चुकी है। ये कंपनी 9,806 करोड़ के आसपास, पिछले साल इसी क्वार्टर में 5,032 करोड़ के रेवेन्यूज इस कंपनी ने किए थे। अब देखिए पिछले साल जाहिर सी बात है लॉकडाउन्स थे, तो उसके चलते बेस जो है वो काफ़ी कम था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2019 से भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ अच्छी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा गड़बड़ाया है इस कंपनी का। इसके लिए क्वार्टर थोड़े शायद मार्जिन्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि साल दर साल मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होने वाली है। एबिटा हमारा अनुमान है 221 करोड़ से बढ़ के 961 करोड़ के आसपास आने वाला है। मार्जिन्स जो है 4% से बढ़ के 9.8% के आसपास आएंगे। वहीं जैसे कि मिलने वाला है, मार्जिन्स जो है 4% से बढ़ के 9.8% के आसपास आएंगे। वहीं जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा गड़बड़ाया है। इसके लिए क्वार्टर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने मिल सकती है। डीमार्ट रेडी के जो कामकाज है उसमें खर्च जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वहाँ कंपनी लगातार स्केल अप कर रही है, ये एक बात अच्छी है। मुनाफा हमारा अनुमान है कि 115 करोड़ से बढ़ के करीब 650 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो साल दर साल अगर आप देखेंगे तो लो बेस के चलते जो कंपनी के नंबर्स है वो आपको काफ़ी अच्छे देखने मिलेंगे। और अब तो 30 जून तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कुल स्टोर जो है वो भी 294 के आसपास पहुंच चुका है। तो कंपनी स्केल अप जरूर कर रही है। साल दर साल नंबर्स अच्छे हैं, क्वार्टर ठीक रहेंगे। ओके, तिमाही आधार पर ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन सालाना आधार पर देखा जाए तो कुछ अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन हम लगा के चल रहे हैं। स्टॉक भी इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 3,900 के पार, हर निशान में 1.5% की स्ट्रेंथ दिख रही है। कुणाल जी, एक बार चार्ट देखकर बताइए कोई मौके नतीजे आने से पहले। एक बार स्टॉक का नाम दोहराएंगे? एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट को अगर आप चार्ट पर देखें तो सबसे पहले तो मेरा डिस्क्लेमर है नेहा कि मेरा बहुत लंबे समय से इसमें निजी निवेश है। चार्ट में मुझे सुधार आता हुआ दिख रहा है और यहाँ एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। काफ़ी समय से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इस 4,000 के लेवल्स को ये स्टॉक पार कर लेगा तो इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा और फिर वापस से ये अपनी चाल को पकड़ लेगा, गति इसमें आती हुई दिखेगी। तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना चाहिए। 4,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो इसमें नई खरीदारी की भी राय होगी और मैंने अपना डिस्क्लेमर दिया। ऑफ कोर्स कुणाल जी के पोर्टफोलियो में है ही एक काउंटर, लंबे समय से है और भरोसा उनका बना हुआ है। आज एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है नतीजों से पहले, और जैसा वरुण बता रहे थे 2-3 फैक्टर्स हैं इनके नतीजों में जहां पर आपको रखनी है नजर। मार्जिन्स, जो नेट मार्जिन्स है, एबिटा मार्जिन्स की अगर आप बात करें तो वो काफ़ी बढ़कर आने वाले 9.8% के रहेंगे। ऑफकोर्स पिछले साल क्योंकि ये कोविड का सबसे बुरा दौर था पिछला क्वार्टर, उसका इम्पैक्ट पिछले साल के नतीजों में देखा गया था, तो एक लो बेस पर आप मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। बट अगर ग्रॉस मार्जिन लेवल पर देखें तो शायद उतना सुधार आपको नहीं दिखने वाला है। इनफैक्ट रिसेंट टाइम से देखें तो ग्रॉस मार्जिन थोड़े कम ही आने वाले हैं। तो दोनों तरह की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक एवेन्यू सुपरमार्ट्स का सवाल है, देखते हैं इस बार नतीजे कैसे डिलीवर करेंगे। सैटरडे यानी कि कल आने वाले हैं नतीजे, तो मंडे को टीसीएस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये दोनों काउंटर्स अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाले हैं। आइए सिमी जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक। बिगुल, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है यू फ्लेक्स पर। यू फ्लेक्स में एक बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक सीधा 50-70 रुपया तक जाने का पूरा गुंजाइश है इसमें।
बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट है इसमें। मुझे लगता है कि 600 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे क्योंकि ब्रेकआउट उसी के आसपास आया था। अब ये स्टॉक बढ़ चुका है पर यहाँ से भी ये स्टॉक जा सकता है ऊपर। पहला टारगेट होगा 675, दूसरा होगा 690, तीसरा होगा 720। तो 675 का पहला टारगेट, 690 का दूसरा, 720 का तीसरा टारगेट के लिए यू फ्लेक्स को खरीद कर चलिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि 600 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। चलिए, यूफ्लेक्स पर है भरोसा सिमी जी का। और अब मुदित जी की बारी, और मुदित जी के लिए बिगुल मुनाफे वाला मुदित। बताइए मुदित जी। जी, एक ऑप्शन के जरिए यहाँ पर पोजीशन बनानी है। और मैं बहुत श्योर हूँ, देखिए अभी हमने टाटा पावर पे बात करी थी और टाटा पावर में 221 का पहला टारगेट सुझाया था, 220 रुपए 50 पैसे का हाई बनता हुआ नजर आया है। तो अभी भी इंटैक्ट है व्यू, 223 तक के अपसाइड मूव आज के सेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए उसी तरह का ब्रेकआउट, एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है और पूरी तरह से बड़ा अपसाइड मूव दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाएंगे। आरती इंडस्ट्रीज का 720 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो करीब 25 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 34 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 36 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपए का। देखिए 4 रुपए का रिस्क लगाना है, 8 से 9 रुपए तक के टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। इसको बाय क्यों करना है? इसका अगर कंसोलिडेशन देखते हैं, स्टॉक ने ईयरली लो 680 के आसपास कंप्लीट कर लिया था, वहां से कुछ कंसोलिडेशन हुआ, वो ब्रेकआउट हुआ। एक आज के सेशन में एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, जो स्ट्रक्चर बना लिए। और केमिकल स्टॉक्स में भी काफी अच्छा रनअप यहाँ से देखने को मिल सकता है, इसलिए ऐसा हमारा मानना है आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए, जो कि 720 वाला कॉल ऑप्शन जिसके अपने टारगेट हो जाए 34 रुपए और 36 रुपए, ये हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले, नहीं तो कैरी करके जाइए आप मंडे तक के सेशन में, ये 36 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय करके चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 720 का। तो 720 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। आरती इंडस्ट्रीज काफी समय से मुदित जी इस काउंटर पर बुलिश है। मुझे याद है 700 से पहले के लेवल से मुदित जी के रेडार पर रेगुलरली आया है और अब भी देखिए 721 का लेवल आ रहा है और यहाँ से भी ऑप्शंस के जरिए आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है आरती इंडस्ट्रीज पर। कुछ कैश कॉल्स भी मूव कर रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है। सुमित जी जरा देखें, वीआईपी इंडस्ट्रीज 635 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है और वापस एक्शन में आते हुए दिख रहा है। थोड़ा वॉलेटाइल एक्शन रहा है बट पिछले एक महीने का अगर ट्रेंड देखें इस पर तो एक अच्छी रिकवरी भी बनी है। डेज हाई पर वीआईपी इंडस्ट्रीज पर सुमित जी आपकी राय? दीपांशु, वीआईपी में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। 650 रुपया, 660 रुपया, ये दो लेवल ऊपर में जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 625 के पास है, तो 625 के स्टॉप लॉस से वीआईपी में खरीदारी करें। 650 660 के टारगेट से ले। शोभा, ये भी एक काउंटर है जहां पर आपको रखनी चाहिए अपनी नजर। सिमी जी, शोभा का चार्ट देखें, रियल एस्टेट स्पेस में काफी आपको एक्शन बनते हुए दिखा है। आज रियल एस्टेट में थोड़ी मुनाफा वसूली थी बट शोभा पर जबरदस्त एक्शन है। डेज हाई पर सिमी जी 675 का लेवल, 5% की तेजी। कोई राय इसके चार्ट पर? राय सिर्फ एक ही है दीपांशु कि यहाँ पे खरीदारी करके आगे जाना चाहिए क्योंकि स्टॉक में बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मेशन है। इनफैक्ट 2 दिन पहले इसमें ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद आज ही का सेशन में ये स्टॉक 200 डेमा को भी क्रॉस कर चुका है। बहुत ही शानदार पैटर्न है और मुझे लगता है कि यहाँ से 700 750 तक जाने का पूरा गुंजाइश है। तो शोभा में जो भी पहले से खरीदा हुआ है उनको मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 700 750 का जो कंजेशन जोन है ये क्रॉस करेगा तो इसमें 800 तक का भी रैली आ सकता है। तो स्टॉप लॉस अपना अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से लगाइए। 800 तक भी ये रैली एक्सटेंड हो सकता है। शोभा में खरीदारी करके चलने का सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए शोभा जहां पर रखनी है नजर। आशु जी भी एक कॉल दे रहे हैं, उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सर। आज का स्टॉक रडार पे आया है, ऑटो सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम अभी बना है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 839.50। स्टॉक का नाम है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर के अंदर जस्ट अभी मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, तो आज अगर 840 के ऊपर बंद दे देता है तो टीवीएस मोटर के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव अगले हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 855 रुपए से लेके 865 रुपए तक के लेवल टीवीएस मोटर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले, डिप्स में खरीदारी करें। 824 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, 855 से 865 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स। आइए बिगुल आशु जी के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशु जी। दीपांशु, मैं एक दो दिन से कुछ एक आध स्टॉक ट्रैक कर रहा हूं और अभी मतलब टू बी ऑनेस्ट आई एम इंस्पायर्ड बाय अभी जो पावर स्टॉक्स में जो 2-3 कॉल्स आई तो मुझे थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंथ आई है, क्योंकि अभी भी जो मूवमेंट मैं देखना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही थी। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ और इसमें मतलब मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से चलना चाहिए। और स्टॉक है IEX। ये वैसे मेरा कोई फेवरेट स्टॉक नहीं है और जब मंदी हो रही थी तो मैं इसमें काफी बेरिश था और बट मुझे लगता है कि मतलब और शायद 10 रुपए नीचे होता तो बहुत ही अच्छा करेक्ट हो जाता और सारा मुझे लगता है कि पूरी रिट्रेसमेंट जिसमें होनी थी हो चुकी होती। लेकिन ये भी बुरा भाव नहीं है कंसिडरिंग जिस भाव से ऊपर आया और अगर जब पावर सेक्टर में बाकी स्टॉक चल रहे हैं तो मुझे लगता है 162 के अराउंड जो IEX है इसमें जाने में कुछ नहीं है। या मेरे ख्याल 7 रुपए का भी स्टॉप लॉस शायद लगाएं तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा होगा। मुझे लगता है कि IEX में बाइंग करनी चाहिए और इसमें भी एक ट्रेडिंग मूव हमारे को मिल सकता है। इसके लिए दीपांशु मैं मुदित से थोड़ा सा सपोर्ट मांगूंगा चार्ट्स देख के, क्योंकि मुदित को मैंने नोटिस किया था कि पिछले दिनों में उसने IEX को बहुत बढ़िया ट्रैक किया और 2-3 बार शॉर्ट कॉल्स भी दी, लॉन्ग कॉल्स भी दी, तो आई थिंक वो काफी ट्रैक करता है। और आजकल मैं वैसे भी देख रहा हूं कि जैसे वो हमारी क्रिकेट टीम में जो नए प्लेयर आके कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो मुदित की जो परफॉर्मेंस है मतलब मुझे थोड़ी इंप्रेसिव लग रही है। तो मैं अनलाइक नॉर्मली मैं कुणाल जी से ही सिर्फ राय लेता हूं और वो उनकी मतलब हमेशा बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है मेरे को, बट आज इस IEX के लिए मैं मुदित से लेना चाहता हूं। मुदित जी बताएं सर, मदद करिए आशु जी की चार्ट्स पर इंपॉर्टेंट लेवल्स। दीप, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आशु जी को, क्योंकि आशु जी से बहुत कम एप्रिसिएशन मिलता है। तो आशु जी सर थैंक यू सो मच, आपने इतना एप्रिशिएट किया। देखिए जहां तक IEX की बात है बिल्कुल सही। यहाँ पर वेडनेसडे के सेशन में रिवर्सल कैंडल बनी थी, कल फॉलो अप बाइंग देखने को मिली, आज कंफर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ से एक बढ़िया बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिलेगा। और अच्छी चीज क्या नजर आई है, जो 3 सेशन की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। देखिए रिवर्सल कैंडल्स बनती हैं, अगर वॉल्यूम नहीं है उसमें तो वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नजर आ रही है लोअर लेवल पे। इसका मतलब पोजीशंस बनी है, यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो चार्ट्स पर और एक चीज नजर आई है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है। और ब्रॉडर चार्ट्स को देखते हैं, ब्रॉडर चार्ट्स पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आया। ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं यहाँ से तेजी बनेगी। पहला टारगेट जो हमें चार्ट्स पर समझ में आ रहा है 174 का बनेगा, 174 की होल्ड कर लिया, उसके बाद 184 तक के भी अपसाइड मूव IEX में देखने को मिल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहाँ पर बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 159 का। ओके, तो IEX पर वो व्यू आता हुआ, लेकिन अब बढ़ते हैं किरण जी की तरफ और किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। चलिए किरण सर बताइए आपकी बारे। बिल्कुल, एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी वापस एक बार देना चाहूंगा। कैन बैंक का 215 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 5 रुपए 90 पैसे में मिल रहा है, वो बाय करने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का होना चाहिए, यानी 90 रुपए का आपका रिस्क, 90 पैसे का रिस्क है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं पहला टारगेट 8 रुपए 50 पैसे, दूसरा टारगेट 9 रुपए, ये सोमवार के सत्र में देखने को मिलेंगे। ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बेहतरीन सौदा बनता नजर आएगा। इसका कारण यह है कि कल इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। आज दिन भर जहां पे मार्केट्स ने थोड़ा करेक्ट किया, इसने बिल्कुल करेक्ट नहीं किया और जाते जाते ये नया हाईस के ओर चलते नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि कैन बैंक में बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। उसी के साथ हम अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 212 रुपए 12.50 के स्ट्राइक में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और 217 रुपए 50 पैसे के स्ट्राइक में भी अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि ये शॉर्ट कवरिंग का एक असर इस स्टॉक में देखने को मिलेगा और ये टारगेट्स कैजुअली हासिल होते नजर आ जाने चाहिए। तो ये आपके लिए कैनरा बैंक, बड़ा वाला ब्रेकआउट कैनरा बैंक पर आपको आते हुए दिख रहा है। किरण जी ने सही टाइम पर पकड़ा है। आशु जी IEX सही टाइम पर पकड़ा सर, बात करते करते 4 रुपए की मूव IEX में आ गई, 161 पर पकड़ा था, 165 का लेवल ये काउंटर इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त मूव IEX कैन बैंक में आती हुई दिख रही है। मुदु जी की तरफ से आरती इंडस्ट्रीज, यहां पर बात करते करते आपने 1% से ज्यादा की मूव बनती हुई देख ली है। 720 के लेवल पर बात कर रहे थे, 727 के लेवल पर आपको आरती इंडस्ट्रीज आ रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा पर रखिए नजर, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपको अच्छे ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। तो रिकवरी के मूड में आ रहा है बाजार। थोड़ा 150 पॉइंट की फिसलन के बाद बैंक निफ्टी वापस एक्शन में। निफ्टी अभी अभी आपको 80 पॉइंट ऊपर चलते हुए दिखा है। डाउ फ्यूचर्स में निचले स्तरों से आपको 75 अंकों की रिकवरी दिख रही है। तो पूरे बाजार में हल्की सी मुनाफा वसूली हुई थी, अब वापस आप तेजी की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं और कई सारे काउंटर्स और हैं जो मूव दिखा रहे हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स पर रखिए नजर, वहां पर अच्छी मूव है। शोभा की अभी हम बात कर रहे थे, सिमी जी के साथ 5% ऊपर। डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, यहां पर अच्छी मूव आ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज निचले स्तरों से सुधरकर एकदम सपाट हो गया है। और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्पेशली वो कंपनीज जिनके मॉल्स का पोर्टफोलियो है, रेंटल आय काफी आती है, वहां पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च अरमान ने तैयार करी है। अरमान से समझते हैं ये बात। अरमान बताइए क्या चल रहा है चुनिंदा रियल एस्टेट काउंटर्स में? देखिए, सबसे पहले तो जो एक इकरा की रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उसमें आपको किन कंपनियों पे पहले फोकस करना है, वो है द फिनिक्स मिल्स, ओबरॉय रियल्टी और डीएलएफ। आप इन पर ध्यान रखिएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इकरा ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 है उसमें उनका ये कहना है कि जो आपकी मॉल्स में जो रेंटल इनकम है वो लगभग 30% बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो FY22 की जो दूसरी छिमाही थी, वहां पर जो रेंटल इनकम है ऑलरेडी जो प्री कोविड स्तर है उसको ऑलरेडी उन्होंने पार कर दिया था। अब उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं, जिसमें एक पेंट अप डिमांड है और लंबी अच्छी खासी वेकेशंस पे लोग सब जा रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। और मल्टीप्लेक्सेस अब अच्छी खासे चालू हो चुके हैं, तो जो फुटफॉल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया है कि FY23 में ये रिकॉर्ड स्तर पर जाएगा भी और उसके साथ साथ वहाँ पर सस्टेन भी रहेगा। अब जो कौन सी कंपनियां हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया था, उसमें से जैसे फिनिक्स मिल्स हैं। अब फिनिक्स मिल्स के अगर आप देखेंगे जो मॉल से जो रेंटल आय है उनकी लगभग 52% की है। वहीं डीएलएफ की बात करेंगे तो वो 20% की है और ओबरॉय रियल्टी की अगर बात करेंगे तो वो 10% की जो इनकी कुल आय है वो इनकी रेंटल इनकम से मॉल से आती है। हाल ही में क्रिसिल ने जब अभी कुछ ही टाइम पहले फिनिक्स मिल्स पे रेटिंग का जो रेटिंग दी थी, उसमें जो उन्होंने आउटलुक है वो आउटलुक भी स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया था और उन्होंने भी ये मॉल्स में अच्छी खासी रिकवरी की बात कही। और आप को बता दूं मैं कि जो फिनिक्स मिल्स है वो अपने देश की सबसे बड़ी एक रिटेल मॉल ऑपरेटर है। तो मॉल्स में अच्छी खासी तेजी के जब भी अगर आपको ये लग रहा है FY23 में कि अच्छी खासी तेजी है, तो इन स्टॉक्स पर खासा फोकस रखिए, क्योंकि इनकी जो मुख्य आय है, जैसे जो फिनिक्स मिल्स हुआ, डीएलएफ हुआ, ओबरॉय रियल्टी हुआ, ये इनकी रेंटल इनकम से भी अच्छी खासी आय आती है मॉल्स की। तो रेंटल इनकम अच्छी आती है और डीएलएफ का आप कह रहे हैं सबसे बड़ा पोर्टफोलियो डीएलएफ एग्जैक्टली फिनिक्स मिल्स का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ओके, पोर्टफोलियो, बट एब्सोल्यूट बेसिस पर डीएलएफ के पास आता है लगभग 52। अभी जैसे लिंक दिया अरमान ने, गोदरेज प्रॉपर्टीज एकाएक यहाँ पर हमने अपमूव आता हुआ देखा है और बाकी सारे और भी यहाँ पर स्पेस जिसका जिक्र अरमान ने किया, उन सब में हम एक बाउंस आता हुआ देख रहे हैं। इनफैक्ट डीएलएफ पर देखिए अच्छा स्पाइक आ रहा है और यहाँ पर तो इनका सबसे बड़ा फायदा भी डीएलएफ को ही होता है। सबसे बड़ा और जो सबसे ज्यादा मॉल्स हैं वो फिनिक्स मिल्स के हैं, क्योंकि लगभग उनके 15 मॉल्स के आसपास है जो इनके डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा है एक्चुअली। एक बार डीएलएफ के चार्ट पर जरा राय ली जाए। डीएलएफ काफी एक्टिव हो रहा है। सिमी जी जरा देखें, डीएलएफ मूव में आते हुए दिख रहा है। बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन में, अभी शोभा की भी आप बात करी थी, डीएलएफ पर क्या राय है? बहुत अच्छा चार्ट है दीपांशु, सिर्फ ब्रेकआउट का इंतजार है और मुझे लगता है कि 350 जब पार करेगा तब ये रुकने वाला नहीं होगा। 380 385 का मिनिमम टारगेट आ जाएगा। नीचे एकदम बेस बना चुका है, 350 क्रॉस करेगा तो 380 385 ये मिनिमम टारगेट्स होगा डीएलएफ में। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी खरीदारी करके जाना चाहिए। तो डीएलएफ में खरीदारी करके जाएं। रियल एस्टेट ये एक स्पेस है एक्शन वाली, वापस मूव दिखा रही है और यहाँ पर भी मूव आपको अच्छी कन्विंसिंग वाली मूव आती हुई दिख रही है। अच्छा आशु जी, आप एलएनटी की बात कर रहे थे सर, बट एलएनटी में आपने अच्छा एक्शन देखा है। सीमेंस लाइफ हाई पर था आज सुबह, कमिंस, एबीबी, बीएचईएल, बीईएल में थोड़ा छोटा मोटा मूव आया। थर्मैक्स तो काफी एक्टिव रहा है पिछले 3-4 महीने से। इस पूरे स्पेस में चल क्या रहा है सर? एलएनटी तो ऑफ कोर्स लीडरशिप आज दिखा रहा है, बट ये पूरे स्पेस में जो रीसेंट रिवाइवल हमने देखा है, क्या वजह है इसकी सर? दीपांशु देखिए, जो सेक्टोरल रोटेशन होती है प्राइमरीली उसकी वजह से है, लेकिन इनमें जो सबसे आउटस्टैंडिंग मूव आई है ऑनेस्टली दीपांशु एलएनटी में आई है। एलएनटी हमने 1625 के अराउंड दीपांशु लिया था और उसके बाद 1550 देखा। ये पिछले 25 दिन की बात है और मुझे वो रीजन समझ नहीं आया, क्योंकि दीपांशु जब नीचे के भाव पे स्टॉप लो, नीचे का भाव एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, नीचे वर्सेज ऊपर, ये तो हर वक्त मतलब चेंज होती रहेगी, बट ये 2100 से करेक्ट होके मार्केट में जब ये 1600 के अराउंड आया तो हमने दोबारा से
रेकमेंड किया लेने के लिए, और वहां से भी 50-70 रुपए नीचे देखा इसको पिछले दिनों में, जबकि मार्केट में इतनी गिरावट नहीं आई थी। बट आज जो इसने अच्छी मूव दिया तो मुझे स्ट्रेंथन मतलब बहुत ही ये मतलब इट हैज रिन्यूड जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखाई है। और दीपांशु ऊपर से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ऊपर से जो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, कुछ स्टॉक्स भी करेक्ट हुए, लेकिन उसमें इसने कोई लीवे नहीं दिया है। तो मुझे लगता है कि और आज ये पिछले 2 दिनों से तो आई थिंक राकेश जी ने भी इसको इतना पुश दिया है और बहुत अच्छे भाव पे, आई थिंक 1590 पे उन्होंने किया। तो मतलब जो हमारा भी 1620-25 का लॉन्ग चल रहा था उसमें बहुत हमारे को सपोर्ट मिली, और जिस तरह से इसमें मोमेंटम आया तो आई थिंक लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू राकेश जी फॉर टाइमली आइडेंटिफिकेशन की जिस तरह से मूव आया है। और उस मूव के बाद दीपांशु जो आज ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट इज राइट फॉर मच मोर। बट मैं इसको पूरी स्पेस में नहीं बोलूंगा। और सबसे बड़ी बात है दीपांशु, भेल में मुझे प्रॉब्लम लगती है, जब कैपिटल गुड चलते हैं तो वो पावर में चला जाता है, जब पावर चलते हैं तो वो कैपिटल गुड का बन जाता है, तो मतलब डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए मैं थोड़ा सा, जो आपको पता है कि जो लोअर प्राइस स्टॉक्स होते हैं बिकॉज वो सडनली ट्रेडर्स डिलाइट बन जाते हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा परहेज रहता है। सो लेनी लीडरशिप चाहिए। तो मुझे इस पूरे स्पेस में अभी भी L&T अच्छा लग रहा है, शेयर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ क्लोजिंग। बिल्कुल, L&T लंबे समय बाद यहाँ पर आप अच्छी मूव देख रहे हैं। सीमेंस कमेंट्स में थोड़ी मूव आ गई थी, ABB, बट अब L&T लीडरशिप संभाल रहा है और आज ही के सेशन में देखिए 4.5% की मूव आपने देखी। हालांकि सीमेंस ने आज नया लाइफ हाई बनाया है, तो इस स्पेस पर भी रखें नजर। रोटेशन के चलते यहाँ पर मूव आ रहा है। आइए, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं और कैश का ऑप्शन आज सुमित जी दे रहे हैं आपको कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है मेरे पास। मार्केट्स तो एकदम सुस्त है, शांत है, तो मार्केट्स का मोमेंटम तो अगले हफ्ते बनेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज एक अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए कैश का ऑप्शन में जो कॉल ऑप्शन लेना है वो स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर मोमेंटम बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। अदानी पोर्ट में 710 वाला कॉल अभी 22 रुपए 50 पैसे 60 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। अदानी पोर्ट के अंदर मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते में 730 रुपए से लेके 735 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए, और नीचे में 700-705 के आसपास का सपोर्ट है। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो लोग होल्ड करें, अगले हफ्ते का अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ऑप्शन के जरिए 710 वाला कॉल यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, 18 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अदानी पोर्ट के अंदर 28 रुपए से लेके 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 710 के कॉल के अंदर। खरीदारी करें अदानी पोर्ट का 710 का कॉल। ओके, अदानी पोर्ट पे फोकस है सुमित जी की तरफ से, वो पिक आती हुई। अब बारी है मुदित जी की, मुनाफे वाला मुदित। बताइए मुदित जी। जी देखिए, थोड़ा सा फेवर चाहूंगा। मैंने टाटा पावर के लिए 221 का टारगेट सुझाया था, 220 रुपए 85 पैसे का हाई बना है, तो आप चाहें तो वो टारगेट अचीव का स्टैंप लगा सकते हैं। टाटा पावर शो की शुरुआत में ही हमने देखा था मुदित जी की तरफ से इस पर रिकमेंडेशन आई थी, तो बिल्कुल इस पर ठप्पा लगा दिया जाए, टारगेट हिट हो चुका है। बताइए मुदित। देखिए दूसरा अपडेट, आरती इंडस्ट्रीज का 720 वाला जो कॉल ऑप्शन सुझाया था, 24 रुपए में बात करी थी, 31 तक के हाईज बनते हुए नजर आए हैं। इसी तरह का एक और ऑप्शन जहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, और साथ के साथ बोलूंगा शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा ये काउंटर कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। बाय करके चलना है हम्बल फर्टिलाइजर का 290 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जो करीब 17 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 25 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 28 रुपए का, और स्टॉप लॉस आएगा 14 रुपए का। 3 रुपए का रिस्क है, उसके बाद 7-8 रुपए तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, सारे एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। जो डेरिवेटिव डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का काउंटर, ये काउंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ 310 तक के राइटर्स यहाँ पे पोजीशंस कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है मंडे ट्यूसडे के सेशन में इस काउंटर में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, इसलिए 290 वाला कॉल ऑप्शन आप बाय करके चलिए। 25 रुपए और 28 रुपए के टारगेट्स मंडे तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स पर मुदित की रिकमेंडेशन, इनफैक्ट दीप भसीन सर ने भी अब 2:45 पर आए थे, तो उन्होंने चंबल फर्टिलाइजर पर रिकमेंडेशन दी, और वो आए दिन फर्टिलाइजर स्पेस में खासतौर से चंबल फर्टिलाइजर उनका खासा फेवरेट यहाँ पर बना होता है। इसी बीच हम देख रहे हैं कि रुपए ने थोड़ा सा ही सही, लेकिन यहाँ पर बाउंस दिखाने की कोशिश की है। $1 को हमें कुछ समय पहले तक 79.23 तक जाते हुए देखा है। ओपनिंग आज 2.1 पर हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि ये भी डिस्पाइट द फैक्ट
हालांकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 107 के ऊपर है, कच्चा तेल बहुत नीचे नहीं आया है, बावजूद इसके ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के दम पर यहाँ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज अच्छा सपोर्ट मिला है रुपए को, क्योंकि सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि शायद वीकनेस आ जाएगी। डॉलर इंडेक्स जब मजबूत था, कमोडिटीज में रिबाउंड हमने आते हुए देखा था, बट अब वापस रुपया थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और देखते हैं किन लेवल्स पर क्लोजिंग आएगी। हमारे बाजार भी क्लोजिंग के लिए तैयार हैं और कुछ स्टॉक्स में और अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। आइए, ऐसा ही एक ब्रेकआउट पकड़ा है सिमी जी ने बिगुल उनके लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक ऑलरेडी सुर्खियों में है और ये स्टॉक अब आज एक नया 52 वीक हाई भी बना चुका है। स्टॉक का नाम है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो में 774 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी ये स्टॉक मुझे लगता है कि कहीं पे भी जा सकता है। पहला टारगेट मेरे तरफ से 840 का होगा, 840 का पहला टारगेट, दूसरा होगा 870। ये दो टारगेट्स के लिए मोंटे कार्लो को खरीद कर चलेंगे। 774 के ऊपर ही ब्रेकआउट आया था, तो उसी के जस्ट नीचे 770 साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो जाएगा, उसी के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। मेरी तरफ से मोंटे कार्लो 840 870। ओके, तो मोंटे कार्लो और अच्छा वाला ब्रेकआउट आ रहा है, सही समय पर सिमी जी इसको पकड़ भी रही हैं, बढ़िया मूव दिखा रहा है मोंटे कार्लो। देखते हैं यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा, बट ये एक और काउंटर है जो आपको अपने रेडार पर रखना चाहिए। सिमी जी का ट्रेंड भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। इप्का लैब्स, इसके बारे में सुबह बात भी हो रही थी और यहाँ पर सुबह एक अच्छा स्पाइक हुआ, फिर थोड़ा कूल ऑफ हो गया, अब वापस इप्का आपको स्पाइक करते दिख रहा है। सुमित जी जरा चार्ट देखें, आज काफी इंटरेस्टिंग मूव हुआ है। सुबह एक 991 का हाई बनाया, उसके बाद फिसला 960 तक के लेवल्स पर गया, अब वापस ऊपर आ रहा है 980 का लेवल। इप्का लैब जरा देखें सुमित जी। दीपांशु, सुबह जब स्टॉक के बारे में बात हुआ था तब कहा भी था मैंने कि 960 का सपोर्ट है, 960 का ट्रेलिंग सपोर्ट लगा के पोजीशंस होल्ड करें और 1000 का इसका पहला टारगेट और रेजिस्टेंस है, तो 1000 के आसपास जाके थोड़ा सा रुकेगा। 1000 का लेवल क्रॉस होने पे 1040 1050 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 960 के आसपास का ट्रेलिंग सपोर्ट लगा के पोजीशंस होल्ड करें, ऊपर का मूव नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। हम इप्का लैब की बात कर चुके हैं, स्ट्राइड्स फार्मा एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि दिन खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी बढ़त अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। बंसल जी, सवाल आपके लिए था। नेहा, बिल्कुल यहाँ खरीदारी की राय है और काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है। तकरीबन हम देखें तो 1.5 साल से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 330 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ये स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड 380, तो काफी समय की अंडर परफॉर्मेंस है, काफी लोग लेके फंसे हुए हैं। एक तो फ्रेश खरीदारी की राय है 380 के टारगेट के लिए, और जिन्होंने ऊपर लिया हुआ है उनके लिए भी राय है इन स्तरों पे एवरेजिंग करने की। आपके लिए स्ट्राइड्स इन लेवल पर चाहे थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं। कई सारे लोग इस काउंटर में अटके हुए हैं काफ़ी समय से, अब फाइनली थोड़ा मूव कर रहा है, राहत की बात आएगी और कुछ लोग एग्जिट भी ढूंढेंगे, पर देखते हैं किस तरह का ये परफॉर्मेंस दिखाता है। सुंदरम फास्टनर्स पर एक अच्छी मूव आ रही है, ये एक और काउंटर है जो आप अपने रेडार पर रखें। एक स्पाइक अभी अभी आपको आते हुए दिखा है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स अब 4000 के जाने पर अटेम्प्ट कर रहा है। एक और मूव, एक और स्पाइक एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आती हुई दिख रही है। अभी थोड़ी देर पहले कुणाल जी से चार्ट चेक भी लिया था इस पर, और एक अच्छे एक्शन में ये आने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो मूव बन रहा है। रिटेल फोकस स्टॉक्स में भी और कंजम्पशन स्टॉक्स में भी एक्शन बन रहा है। जोमैटो, जरा इसका चार्ट भी एक बार पुल अप करें, इस पर एक स्पाइक आते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग चार्ट है, ऑफ कोर्स वैसे तो भारी पिटाई हो चुकी है इस काउंटर की, बट अब थोड़ी स्पाइक दिखा रहा है, तो कुछ कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स में आप इस समय मूव आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, व्यू देना चाहेंगे सर जोमैटो पर 55 रुपए? मैं तो एक ही चीज बोलूंगा दीपांशु, जोमेटो में अवॉइड करें, जोमेटो में लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं। 50 का लेवल अगर ये टूट गया और उसके नीचे सस्टेन कर गया तो आने वाले हफ्तों के अंदर ये 25 रुपए का लेवल भी दिखाएगा। मेरे को नहीं लगता जोमेटो में कुछ भी चार्ट्स में खास दम है और फंडामेंटल तो वैसे भी इसके सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिलहाल इस काउंटर को क्लियर कट अवॉइड करें। 50 के नीचे तो ये और भी खराब है। किरण जी, एक बार SBI लाइफ का चार्ट देखेंगे, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर है, इस पे क्या व्यू बन रहा है? मेरे लिए था जी किरण जी आपके लिए। SBI लाइफ पे बिल्कुल एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1135 का, और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो लगभग 1170 1180 के आसपास है, तो वहां पे टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए सोमवार मंगलवार तक। एक बार ICICI बैंक के साथ वापस आऊंगा सर, क्योंकि सुबह पिक ऑफ द डे में 760 का टारगेट दिया था, तब कल की क्लोजिंग के हिसाब से हमने देखा था लेवल 742 का था, 757.5 का हाई बनाया और एग्जैक्टली उसी लेवल पर है। मुनाफा बुक करना है कुणाल जी या फिर कैरी फॉरवर्ड करना है मंडे के लिए?
नहीं, बिल्कुल होल्ड करना है दीपांशु, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है मुनाफा वसूली की। चार्ट बहुत अच्छा है और जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जो ब्रेकआउट आज आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि 780 से पहले ये तेजी रुकेगी नहीं। तो अगर आपका देखिए थोड़ा सा बर्दाश्त करने की ताकत हो तो बिल्कुल होल्ड करें। 780 तक मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रखना है अब सर? देखिए अब रिवाइज स्टॉप लॉस 750 पर रखें, 750 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें और टारगेट होगा 780। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक। सुबह पिक ऑफ द डे भी था, 760 का टारगेट था, 2.5 रुपए दूर रहा टारगेट से, बट एक बहुत ही बढ़िया मूव और डेज हाई पर आईसीआईसीआई क्लोज होते दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 35,150 के ऊपर क्लोजिंग के लिए, 35,150 के आसपास की क्लोजिंग के लिए हो रहा है तैयार। 200 पॉइंट्स की रैली आपको आती हुई देखिए। ब्रेथ काफी अच्छी रही है बाजार की, बैंक्स का एक बार फिर से सहारा मिला है। आज उतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं थी जितने पिछले कुछ दिनों से हम बैंक्स में देख रहे हैं, बट डेफिनेटली सपोर्ट अच्छा था। कैपिटल गुड्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने अच्छी मूव आती हुई देखी। एलएनटी आज का टॉप गेनर रहा, ऑलमोस्ट 5% का उछाल आपने इस काउंटर में आते हुए देखा। पावर ग्रिड और एनटीपीसी, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट, सो इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स थे आज जो आउट परफॉर्मेंस रहे। ऑफ कोर्स ऑटो स्टॉक्स पर आज भी फोकस था। एमएनएम की बड़ी डील हुई, डील के बाद वहां पर मुनाफा वसूली हुई, बट उसकी वजह से टाटा मोटर्स में एक अच्छी तेजी बनी जिस डील वैल्यूएशंस पर एमएनएम की हुई है। टाटा मोटर्स का तो ऑलरेडी अच्छा एस्टैब्लिश्ड ईवी कारोबार है, तो 2% ऊपर टाटा मोटर्स। इसके साथ ही आपने देखा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों में अच्छी खरीदारी रही। इन्फोसिस, एचयूएल ये भी थोड़े एक्टिव रहे। बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर्स ये भी मूवमेंट दिखा रहे थे। गिरावट मेटल्स में आई है, हिंडाल्को, टाटा स्टील टॉप लूजर्स। मारुति में मुनाफा वसूली आपने देखी। इंडसइंड बैंक कमजोर दिखा। आइशर, एचसीएल टेक, श्री सीमेंट, एमएनएम और सिप्ला भी वीक थे। नतीजों से पहले टीसीएस में भी हल्की फुल्की सुस्ती आपने बनती हुई देखी है। देखते हैं नतीजे कैसे आते हैं और फिर मंडे को कैसा इसका आता है रिएक्शन। वायदा कारोबार की तरफ आए, एसआरएफ 5% ऊपर। इंडिया सीमेंट्स, अनिल जी की रिकमेंडेशन, पहला टारगेट इस पर हिट भी है और उसी के आसपास क्लोजिंग भी दे रहा है ये काउंटर। एमएनएम फाइनेंस, किरण जी, राकेश जी, कुणाल जी की पसंद। इप्का लैब्स, डेल्टा कॉप, ट्रेंट, सिमी जी ने इस पर कॉल दी थी। डेल्टा कॉप ऑफ कोर्स आशु जी ने फ्रेश व्यू आज आपको दिया है। एचडीएफसी, एएमसी, आरती इंडस्ट्रीज, मोदी जी का कन्विक्शन। टाटा पावर, मोदी जी का टारगेट भी हिट होते हुए दिखा। अपोलो टायर्स, चंबल फर्टिलाइजर, मल्टीपल कॉल्स इस पर भी आपके लिए आए हैं। इसके साथ ही एलएनटी टेक, टाटा केमिकल्स, एक और कंसेंसस व्यू आज एक्सपर्ट्स के बीच में। मल्टीपल कॉल्स इस पर भी आपके लिए आए हैं। इसके साथ ही एलएनटी टेक, टाटा केमिकल्स, एक और कंसेंसस व्यू आज एक्सपर्ट्स के बीच में। बलरामपुर चीनी, हनीवेल, ये कुछ और स्टॉक्स है जिन्होंने किया आउट परफॉर्म। टोरेंट फार्मा 50% आपको नीचे दिखेगा, बट 1:1 का बोनस एडजस्ट हुआ है, हल्की फुल्की सुस्ती मानी जाएगी उस पर। बंधन बैंक, आरबीएल बैंक दोनों मिड कैप बैंक्स में गिरावट। इसके साथ ही इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस पर था प्रेशर, अपडेट आया था कल। जेएसपीएल, सेल, मेटल पैक से ये दोनों काउंटर्स भी फिसले हैं। और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान कॉपर जैसे भी स्टॉक में भी आपने गिरावट देखी है, बट ओवरऑल 16,200 के ऊपर प्रोविजनल क्लोज निफ्टी का आते हुए दिख रहा है। फाइनल क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही आपको आनी चाहिए और 35,130 के आसपास बैंक निफ्टी आधे % की मूव बाजार में रही है। तो 3 दिनों की तेजी का ट्रेंड बरकरार है और रीसेंट लेवल से देखें तो बेस्ट क्लोजिंग अब तक की निफ्टी आपको दे रहा है। 16,200 के ऊपर आपको फाइनल क्लोजिंग मिलती हुई दिख रही है, तो ये डेफिनेटली एक अच्छा संकेत बाजार भी मानेगा। फाइनल क्लोजिंग फिगर आपके सामने लाते हैं, उससे पहले आज शाम के लिए जो हमने आपके लिए किया है तैयार, ये आपको एक बार बता देते हैं। ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए बड़ी गिरावट वाला हफ्ता रहा है। बुलियन, कच्चा तेल, मेटल्स, एग्री, यहां पर आपने जबरदस्त गिरावट देखी है। क्या कमोडिटी की ये बिकवाली पूरी हो गई है या अभी और कमजोरी बाकी है, बताएंगे हमारे खास शो कमोडिटी धड़ाम, कब तक लगाम, 4:30 बजे। इसके साथ ही जी बिजनेस की मुहिम का असर यह रहा है कि सरकार ने खाने के बिल में सर्विसेज चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन NRAI सरकार के फैसले को चुनौती देने के मूड में है। लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर है और राज्यों को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन पर अमल कराने की बात कर रही है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि सर्विस चार्ज पर नए आदेश से रेस्टोरेंट मालिक क्यों बौखलाए हुए हैं, क्या है बीच का रास्ता। चर्चा में होंगे हमारे साथ विशाल कामत साहब जो कि हैं CEO कामत होटल्स के, इसके साथ ही असीम सान्याल साहब भी होंगे COO कंज्यूमर वॉइस के, और सुजय कांटावाला साहब जो कि एक सीनियर लॉयर हैं, वो भी अपना नजरिया देखेंगे। तो शाम 6 बजे देखिए सर्विस चार्ज हमारी पड़ताल। आज मनी गुरु में बात करने वाले हैं ऐसे फंड्स की जो अस्थिर बाजार में भी पोर्टफोलियो को स्थिरता देने के साथ लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स भी देने की मदद करते हैं। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए दमदार फंड झमाझम मुनाफा। हमारे साथ होंगे ऑप्टिमा मनी के MD पंकज मटवाल साहब।
और इसके साथ ही ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करना भले ही आसान और इजी हो, लेकिन इसमें कई रिस्क भी जुड़े हुए हैं। अब गुजरात हाईकोर्ट ने ऑनलाइन मेडिसिन को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। क्या है ये पूरा मामला? ऑनलाइन मेडिसिन लेते वक्त क्या आपको रखना चाहिए ध्यान में, इस पर करेंगे चर्चा। ऑनलाइन दवा ना कर दे बीमार। और एक दुखद खबर, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आबे साहब भारत के बेस्ट फ्रेंड थे। इंडिया 360 में बताएंगे कैसे शिंजो आबे ने भारत के साथ दोस्ती निभाई और दोनों देशों के बीच में दोस्ती और बढ़ाई। जरूर देखें हमारे साथ अलविदा दोस्त आज शाम 8 बजे इंडिया 360 में।